तो दोस्तों, अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना था कि तेजस्विनी और राणा सूर्य प्रताप सिंह को पता चलता है कि सुदर्शन अवस्थी अमेरिका से आ रहा है, तो वह दोनों ही उसे पकड़ने के लिए उस होटल में जाने का फैसला करते हैं जहां इस वक्त वह आकर रुकने वाला था। अब आगे जैसे ही तेजू को पता चलता है कि वह घटिया इंसान इंडिया आ रहा है, तो वह तुरंत ही उसे पकड़ने की तैयारी करने लगती है। वह नहीं चाहती थी कि इस बार वह उसके हाथों से बचकर इंडिया से वापस जाए, क्योंकि अगर एक बार वह यहाँ से बचकर वापस चला गया तो उसे अमेरिका में पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका में उसने अंडरवर्ल्ड में अपनी काफी पहुंच बना रखी है, जिससे वहां उस पर किसी भी तरह का अटैक करना जोखिम भरा हो सकता है। लेकिन इंडिया में उसकी पावर बहुत ही कम है। बहुत साल पहले ही वह इंडिया में स्मगल करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन किसी तरह वह बचकर यहाँ से विदेश चला गया। आज भी यहाँ की पुलिस को उसके खिलाफ कार्रवाई करने का ऑर्डर प्राप्त था। अगर वह इंडिया में किसी भी काम को अंजाम देता है तो उसके लिए बहुत ही खतरनाक होगा। लेकिन फिर भी वह इस वक्त लड़कियों को लेने आया था, जो यहाँ के कुछ अंडरवर्ल्ड के लोग उसके लिए सप्लाई करते थे। इस समय उसे लड़कियों की एक बड़ी खेप चाहिए थी। उसका असाइनमेंट भी तैयार था, सब कुछ तैयार था, बस वह यहाँ आकर सब कुछ चेक कर इन लड़कियों को सऊदी भेजने की तैयारी करने वाला था। यहाँ के लोग यहाँ की भोली भाली लड़कियों को ही पकड़कर विदेश भेज रहे थे। ये सब जानकर तेजस्विनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कितने सालों से वह खुफिया तरीके से कानून के साथ मिलकर इन लड़कियों को बचाने का काम करती थी। वह सीक्रेट एजेंट थी, जिस वजह से उसे हमेशा पता होता था कि कब कहां पर किस तरह की गतिविधि हो रही है, और इन लोगों को पहले ही पता चल चुका था कि मुंबई के बंदरगाह से लड़कियों की एक बड़ी खेप विदेश भेजे जाने वाली है। पर उसे डिलीवर करने वाला कौन है, यह नहीं पता था। लेकिन आज जब उसे पता चला है तो वह बिल्कुल भी उस व्यक्ति को छोड़ने वाली नहीं है। वैसे इन लोगों को उन सारी लड़कियों के बारे में पहले से ही पता था। अगर ये लोग चाहते तो उन लड़कियों को पहले ही छुड़ा सकते थे, लेकिन उनके ऐसा करने से उनके दुश्मन आगाह हो जाते और फिर उन्हें पकड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता। वैसे भी इतने दिनों बाद तो उनका दुश्मन उनके हाथ लगने वाला था, तो वह छोटी से छोटी गलती भी नहीं करने वाले थे। वहीं इस वक्त ऑफिस में वह लोग बैठे हुए थे। तामसी गुस्से में बोलती है, उस घटिया इंसान की हिम्मत तो देखो, अपने ही देश की लड़कियों को ले जाकर विदेश में बेचता है, इन मासूम लड़कियों की बलि चढ़ाता है। इस कमीने का तो मेरा मन करता है कि जान ही निकाल लूं। इसके घर की बहन बेटियों को इसी तरह बेचा जाए तो इसे समझ में आएगा कि दर्द और तकलीफ क्या होती है। अपने बच्चों को तो फूल की तरह पाल रहा है और दूसरे के बच्चों को मौत जैसी जिंदगी दे रहा है। सच में मेरा मन कर रहा है कि मैं इसका खून कर दूं, इसके शरीर पे इतने जख्म बनाऊं कि इसकी आत्मा भी कांप जाए। ये सब कहते हुए तामसी गुस्से से तमतमाई जा रही थी। वहीं उसकी बातों को सुनकर यामिनी भी बोलती है, हाँ सच में ये कितना ज्यादा घटिया है और इसकी हिम्मत की तो दाग देनी पड़ेगी। यह क्या सोचकर इंडिया आ रहा है, इसे इतना भी नहीं पता है कि इंडियन पुलिस इसके पीछे कुत्ते की तरह पड़ी है। एक बार अगर यह उनके हाथ लग गया तो इसका ऐसा हाल होगा कि ये दोबारा जन्म लेना भी भूल जाएगा। उन दोनों की बातों को इस समय तेजू शांति से बैठकर सुन रही थी। उसके दिमाग में तो कुछ और ही प्लान चल रहा था। वह इस वक्त प्लान बना रही थी कि वह उसे कैसे और कहां पकड़ेगी। पहले तो उन लोगों ने सोचा था कि वह पोर्ट पर जाकर पकड़ेंगे, लेकिन वहां काफी ज्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि वहां बहुत सारे जहाज होते हैं जिनमें उनके आदमी आराम से छिपकर उन पर अटैक कर सकते थे, और पानी में होने की वजह से वह लोग उन तक आसानी से पहुंच भी नहीं पाएंगे। इसलिए उसके मन में बस एक ही ख्याल चल रहा था कि उसे किसी भी तरह करके उसी होटल में पकड़ा जाए, क्योंकि यहाँ इतनी ज्यादा पब्लिक और चेकिंग रहेगी, जिस वजह से वह अपने ज्यादा आदमी यहाँ नहीं ला पाएगा और उसे काबू में करना आसान हो जाएगा।
वैसे तेजू को अच्छे से पता था कि वह व्यक्ति काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर दिमाग से नहीं लड़ा गया तो वह आसानी से उन्हें चकमा देकर भाग जाएगा, जैसा कि उसने एक बार पहले किया था। इसी कारणवश तेजू बस एक फुल प्रूफ प्लान बनाने में लगी हुई थी जो कहीं भी किसी भी तरह से फेल ना हो और यह आदमी उसके हाथों से बचकर इस बार जिंदा ना जा पाए। एक बार बस वह इसके हाथ लग जाए, फिर उसकी आने वाली 7 पुश्तें भी धरती पर जन्म लेने से पहले 100 बार सोचेगी। उसने जितने गलत काम किए हैं उन सारे का लेखा जोखा वह इसी जन्म में उससे लेगी। कितनी मासूम बच्चियों की जिंदगी इस हैवान ने बर्बाद की है, तो अब इसकी भी बारी है। वह इसे इतनी आसानी से जाने देने वाली नहीं थी। वहीं उसे इस तरह शांत देखकर यामिनी और तामसी उसकी ओर देखने लगती हैं। अब तक वह दोनों ही आपस में बोल रही थी। उन दोनों का गुस्सा इतना ज्यादा था कि वह अपने गुस्से में तो ये भूल गई थी कि वहां तेजू भी बैठी है। जब वह लोग तेजू की ओर देखते हैं और उसे इतना शांत देखते हैं तो एक पल के लिए उनके मुंह से भी जबान निकलना बंद हो जाती है। उनके मुंह से भी आवाज निकलना बंद हो जाती है। तभी यामिनी बोलती है, तेजू तू इतनी खामोश क्यों है और इतनी शांति से क्या सोच रही है? उसकी बातों को सुनकर तेजस्विनी यामिनी की ओर देखती है और बोलती है, यहाँ गला फाड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। हमें एक फुल प्रूफ प्लान बनाना होगा जिससे इस बार वह किसी भी कीमत पर हमारे हाथों से बचकर वापस ना जाने पाए, क्योंकि अगर इस बार वह बच कर गया तो ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी हार होगी और मैं नहीं चाहती कि ऐसा हैवान जो पृथ्वी पर बोझ है वह ज्यादा दिन तक जिंदा रहे, इसलिए हमें किसी भी तरीके से उसे इस बार पकड़ना ही होगा। वह इंडिया आकर अपनी मौत को न्योता दे चुका है। उसकी बातों को सुनकर तामसी बोलती है कि हाँ, तुमने क्या सोचा है? मैं भी चाहती हूँ कि इस बार वह जिंदा ना बचे और मैं उसे खुद अपने हाथों से तड़पा तड़पा कर मारूंगी। मैं भी उसके साथ वही सब करूंगी जो वह उन नन्ही मासूम लड़कियों के साथ करता है। उसकी बातों को सुनकर यामिनी और तेजू उसकी ओर आश्चर्य से देखने लगती है। वहीं उन दोनों को अपनी तरफ इस तरह देखता हुआ देखकर तामसी बोलती है कि तुम दोनों इस तरह से मुझे क्यों देख रहे हो? उसकी बातों को सुनकर यामिनी बोलती है, क्या तू सच में सठिया गई है? क्या तेरा दिमाग ठिकाने पर है कि नहीं है? तू क्या बोल रही है? तामसी को कुछ समझ नहीं आता तो वह अपनी भी उचकाकर पूछती है कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो यामिनी हंसते हुए बोलती है कि तू भी उसके साथ वही सब करेगी जो वह उन मासूम लड़कियों के साथ करता है। क्या तेरा टेस्ट इतना खराब हो गया है? वहीं उसकी बातों को सुनकर पहले तो तामसी को समझ नहीं आता और जब समझ आता है तो वह जोर से चिल्लाती है और अपने साइड में रखे पेपरवेट को उठाकर सीधा यामिनी की ओर फेंक देती है। वहीं उसकी प्रतिक्रिया को देखकर यामिनी तुरंत ही अपनी जगह से हट जाती है, वरना आज तो उसका सर ही फूट गया होता। वह गुस्से में बोलती है, पागल लड़की, यह क्या कर रही है? तो तामसी भी उसी तरह गुस्से में चिल्लाकर बोलती है, और तू पागल, तू क्या बोल रही थी? उसकी बातों को सुनकर यामिनी बोलती है, जो तू बोल रही थी वही तो मैंने बोला। और क्या बोल रही हूँ? तो तामसी गुस्से में बोलती है, मैंने ये कब बोला था? उसकी बातों को सुनकर तेजू जो शांति से वहां बैठी थी वह बोलती है, अभी अभी तो बोला था। वहीं अब उसे बोलता देखकर तामसी गुस्से में उसकी ओर देखती है और बोलती है, वैसे तो तेरे मुंह से आवाज नहीं निकलती है और अब इन घटिया बातों के लिए तू भी उसका पक्ष लेकर मुझसे लड़ रही है। उसकी बातों को सुनकर उन दोनों की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो दोनों एक साथ बोलती हैं, हम लड़ कहाँ रहे हैं तुझसे? तो वह बोलती है कि यह सब क्या कर रही हो और तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं भला उसके साथ यह सब क्यों करूंगी? तो यामिनी बोलती है, वही तो हम सोच रहे हैं कि तू क्यों उसके साथ यह सब करना चाहती है? अभी अभी तो तूने ही बोला था। तो वह गुस्से में झल्लाकर बोलती है, अरे मेरे कहने का मतलब है मैं उसके लिए ऐसे मोटे मोटे भैंसे और सांड जैसे इंसान को बुलाऊंगी जो उसके साथ बहुत ही खतरनाक तरीके से फिजिकल होगा, जिससे उसके शरीर की हड्डियां तक टूट जाएंगी, उसकी मांसपेशियां खींच जाएंगी
उसके शरीर का एक एक अंग टूट फूट फट जाएगा, उसका कचूमर निकल जाएगा, उसकी चटनी बन जाएगी। कि वह ये सब इतने गुस्से में अपने हाथों में कागज के टुकड़े को लेकर उसे फाड़ फाड़ कर मरोड़ कर बोल रही थी कि मानो उसके हाथ में सुदर्शन का पूरा शरीर हो जिसे वह टुकड़े टुकड़े में अलग कर रही हो। उसका गुस्सा उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा था। वहीं उसे ऐसा करता हुआ देखकर वो दोनों अफसोस से अपना सर हिला देती हैं। वैसे तो उन्हें पहले ही पता था कि उसके दिमाग में यही खतरनाक प्लान बन रहा होगा, लेकिन वह बस उसका मजा लेने के लिए ऐसे बोली थी। तभी तेजस्विनी बोलती है कि अब बस भी कर, वह कागज पूरी तरह से खत्म हो गया है, उसके 1000 टुकड़े कर डाले हैं, लेकिन तुझे अब भी चैन नहीं मिल रहा है क्या? सारा गुस्सा इसी पर निकाल लेगी या फिर उस घटिया इंसान के लिए भी कुछ बचा कर रखना है? उसकी बातों को सुनकर तामसी के हाथ तुरंत ही रुक जाते हैं। वह बोलती है कि हाँ, मैं कहाँ अपना गुस्सा यहाँ निकाल रही हूँ। मेरा सारा गुस्सा तो उस घटिया इंसान के लिए बचा कर रखी हूँ। बस वह एक बार मेरे हाथ लग जाए, फिर देखो मैं उसके साथ क्या क्या करती हूँ। उसकी बातों को सुनकर तेजवनी बोलती है, अब तुम दोनों बिल्कुल शांत हो जाओ और यहाँ आओ, मेरे पास बैठो और ध्यान से मेरी बातों को सुनो। इतना बोलकर उसने जो भी प्लान अपने मन में बनाया था वह उन दोनों लड़कियों को बताने लगती है। उसने एक पेपर में सारा प्लान बता दिया था और यहाँ तक कि उसने 2 बैकअप प्लान भी तैयार रखे थे, जिस वजह से अब 100% गारंटी थी कि उनका प्लान फेल होने वाला नहीं है। लेकिन वह लोग इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि वहां राणा सूर्य प्रताप भी आने वाला था, और क्या उसके आने से उनके प्लान में कोई गड़बड़ी आ जाएगी। आगे क्या होगा जानने के लिए चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ एक और तेजू अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने में लगी हुई थी। वहीं दूसरी ओर राणा सूर्य प्रताप सिंह अपने दोस्तों के साथ एक अलग ही प्लान बना रहा था। इस वक्त वह लोग अपने विला में बैठकर अच्छे से अपने प्लान को डिस्कस कर रहे थे। उन सभी के पास अपने अलग अलग प्लान तैयार थे, बस उन्हें ये डिसाइड करना था कि किसका प्लान सबसे बेस्ट है, जो अच्छे से काम करेगा। इस वक्त यहाँ पर नीरव, साहिल और आदित्य मौजूद थे। वहीं वह लोग अपना प्लान डिस्कस कर रहे थे। आदित्य गुस्से में बोलता है, इस सुदर्शन को एक बार मेरे हाथ बस लगने दो, फिर देखना मैं उसका क्या हाल करूंगा। इस घटिया इंसान की हिम्मत कैसे हुई हमारे देश की लड़कियों की सप्लाई करने की। मेरा बस चले तो इसकी बहन, इसकी माँ, इसकी बेटी सबको सप्लाई कर दूं। तब इसे समझ में आए कि अपनों के खोने का दर्द क्या होता है। उसकी बातों को सुनकर साहिल बोलता है, अरे इसे अभी कहाँ पता है अपने के खोने का दर्द क्या होता है, क्योंकि इसने तो अपने परिवार को इतनी प्रोटेक्शन में सुरक्षित रखा है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, कितने दिन तक यह उन्हें सुरक्षित रख पाएगा। जल्दी ही वह बुरे दिन भी इसे देखने होंगे, क्योंकि अब तक हमारे लोग वहां पहुंच चुके होंगे। वह जैसे ही इंडिया की धरती पर पैर रख चुका होगा, वैसे ही उसके लोगों को हमारे लोग उठा लेंगे। अब समझ में आएगा कि दर्द और तकलीफ क्या होता है। उसकी बातों को सुनकर राणा सूर्य प्रताप सिंह बोलते हैं, क्या हमारे लोग सही टाइम पर अपना काम कर लेंगे? इस बात को अच्छे से चेक कर लेना, क्योंकि 1 मिनट की भी देरी हमारे प्लान को बर्बाद कर सकती है। राणा सूर्य प्रताप की बातों को सुनकर नीरव बोलता है कि मैंने अच्छे से चेक कर लिया है और मैंने अपने बहुत ही भरोसेमंद लोगों को भेजा है, जिस वजह से मुझे इतना तो पता है, वह भले ही मर जाएंगे लेकिन उनसे एक छोटी सी भी गलती नहीं होगी। उसकी बातों को सुनकर आदित्य बोलता है, क्या तुमने अपनी टीम ए को भेजा है? तो वह बोलता है कि हाँ, मैंने उन्हीं को भेजा है, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि वहां के लोगों से कैसे निपटा जाए। ये काम वह बहुत ही अच्छे से कर सकता है। उसकी बातों को सुनकर आदित्य बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा किया। फिलहाल हम लोगों को जल्दी ही अपना काम पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि जहां तक अंदाजा है वह नाइट के 11 बजे तक में होटल ब्लू नाइट पहुंच जाएगा। होटल ब्लू नाइट एक काल्पनिक नाम
यह मुंबई के बहुत ही बड़े होटल में गिना जाता था। यहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा टाइट थी। अक्सर यहाँ अमीर लोग ही एंट्री कर सकते थे, जिनके पास पैसा और पावर दोनों हो। यह आम लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं था। ये 7 स्टार होटल था। यहाँ पर अक्सर ही माफिया के लोग आया करते थे। ये होटल किसका है, किसी को नहीं पता था। बस सुनने में यह आता था कि यह किसी अंडरवर्ल्ड माफिया का होटल है। वहाँ की सिक्योरिटी भी उसी तरह से टाइट रहती थी, जिस वजह से वहाँ छोटा सा भी पंगा नहीं होता था। अगर थोड़ा बहुत कोई प्रॉब्लम आती थी तो तुरंत ही वहाँ के स्टाफ, जो कि वेल ट्रेन्ड गार्ड थे, वह उन लोगों को बहुत ही आराम से काबू में कर लेते थे और ज्यादा दिक्कत आने पर वह उन्हें ऐसे गायब कर देते थे कि जैसे मानो वह दुनिया में सर्वाइव भी ना करते रहे हो। इसी वजह से यहाँ हर कोई इंसान नहीं आता था। साफ सुथरे बैकग्राउंड के लोग तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं आते थे, क्योंकि उन्हें किसी भी तरह के लफड़े में पड़ना नहीं होता था। वहीं आदित्य होटल के मैनेजर को फोन करता है और बोलता है कि हमारे बताए अनुसार काम हो रहा है कि नहीं। उसकी बातों को सुनकर मैनेजर डरते हुए बोलता है, यस सर, हमने आपके बताए अनुसार सारा काम कर दिया है। उस रूम के साइड ही आप लोगों के लिए 2 रूम बुक कर दिए गए हैं और हर जगह आपके सेफ्टी के लिए हथियार भी रख दिए गए हैं और हमारे सारे गार्ड पहले से ही तैनात कर दिए गए हैं। यहाँ कुछ वर्कर के रूप में हमारे गार्ड भी तैनात रहेंगे, जो 24 घंटे उस पर ध्यान रखते रहेंगे और मैंने हिडन कैमरा भी उसके रूम में लगा दिया है, जिस वजह से पल पल की खबर हमें चलती रहेगी। उसकी बातों को सुनकर आदित्य बोलता है, गुड, तुमने अच्छा काम किया, बस जल्दी से बाकी के काम भी खत्म करो और जैसे ही वह होटल पहुंचे तुरंत ही हमें मैसेज करो। उसकी बात को सुनकर मैनेजर यस सर बोलता है। उसके बाद आदित्य फोन कट कर देता है। वह राणा सूर्य प्रताप की ओर देखते हुए बोलता है कि सारा काम अच्छे से हो गया है, तो क्या हम लोगों को अब निकलना चाहिए? उसकी बातों को सुनकर राणा सूर्य प्रताप बोलता है कि नहीं, अभी हम नहीं निकलेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि होटल के बाहर आने से पहले उसे थोड़ा भी शक हो, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है वह जैसे ही होटल पहुंचेगा उससे पहले ही वह अपनी सिक्योरिटी को अच्छे से चेक कराएगा और उसे थोड़ा भी डाउट हुआ कि यहाँ कुछ भी सस्पिशियस है तो वह कभी भी यहाँ नहीं आएगा और एन वक्त पर अपनी जगह चेंज कर लेगा, जिस वजह से हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अचानक से अगर उसने अपनी जगह चेंज की तो हो सकता है हम उसकी लोकेशन तुरंत ना ट्रेस कर पाए और वह फिर हमारे हाथों से बचकर निकल जाएगा। इसलिए उसके आने के बाद हम सारा काम करेंगे। फिलहाल हमारे लोग वहां पहले से ही तैनात हैं, पर वह इतनी दूरी पर रहेंगे जहां उसकी नजर ना पहुंच सके। उसकी बातों को सुनकर आदित्य भी उसके प्लान से सहमत था, क्योंकि उसे भी पता था वह इतना बड़ा कमीना है, तो जाहिर सी बात है उसका खुराफाती दिमाग सबसे पहले यही सोचेगा कि किसी ने उसके लिए पहले से ही जाल बिछाकर तो नहीं रखा है, और जब वह 100% श्योर होगा कि ऐसा कुछ नहीं है तभी वह होटल में एंट्री करेगा, वरना वह भगोड़ा फिर से भाग जाएगा और फिर उन्हें पकड़ने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम होगी। ये सब सोचकर वह भी अब अपने काम पर लग जाता है, क्योंकि उसे बैकअप प्लान के लिए अभी बहुत से काम करने थे। अगर मान लो उनका पहला प्लान फेल होता है तो फिर वह दूसरे प्लान को तुरंत एग्जीक्यूट करेंगे, जिस वजह से इस बार तो उसके हाथों से बच पाना उस सुदर्शन के लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला था। वहीं अब तक सुदर्शन इंडिया में एंट्री कर चुका था और होटल आने से पहले, जैसा कि इन लोगों ने सोचा था, उसने अपने लोगों को भेजकर पूरी तरह से पहले ये कंफर्म कर लिया कि वहां उसके लिए कोई ट्रैक तो नहीं बिछाया गया है। अगर ऐसा होता है तो वह एयरपोर्ट से ही अपनी दिशा चेंज कर लेगा, फिर वह यहाँ इधर आने की गलती नहीं करेगा। जरूरत पड़ने पर वह वहीं से वापस लौट जाएगा, क्योंकि उसे अच्छे से पता था अगर वह किसी के हाथ लग गया तो उसकी मौत निश्चित है। वैसे भी वह एक बड़ा रिस्क लेकर इंडिया आया था। पिछले 12 सालों में वह एक बार भी इंडिया नहीं आया था, लेकिन इस बार असाइनमेंट बहुत बड़ा था और बहुत ही ज्यादा पैसा मिल रहा था, जिस वजह से वह बिल्कुल भी इस मौके को नहीं छोड़ना चाहता था।
कहते हैं ना, लालच बुरी भलाई। इसी लालच में आकर वह इस रिस्क को लेने के लिए तैयार था। वैसे भी अब उसे खुद के रुतबे और पावर पर घमंड हो गया था। उसे लगता था कि वह इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका है कि अब उसे हरा पाना नामुमकिन है। इसी घमंड के साथ वह इंडिया की सरहद पर पैर रखता है। लेकिन उसे क्या पता था, इंडिया के लोग ऐसे ही नहीं इंडियन कहलाते हैं। अगर तुमने गद्दारी की है तो उसकी सजा भी उन्हें देना आता है। अब जब इंडिया में वह एंट्री कर ही चुका है तो जाहिर सी बात है कि अपने गुनाहों की सजा पाने के लिए भी उसे तैयार होना पड़ेगा। वही कुछ ही देर में पूरी तरह से चेकिंग हो जाने के बाद उसके लोग उसे कंफर्म कर देते हैं कि यहाँ कोई खतरा नहीं है। ये जानने के बाद वह होटल ब्लू नाइट के लिए निकल जाता है। 1 घंटे के सफर के बाद वह आराम से होटल में एंट्री करता है। इस वक्त उसके साथ महज 5 से 6 लोग ही थे। लेकिन ये लोग कोई आम लोग नहीं थे। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। सादा ड्रेस में आ रहे ये लोग आम पब्लिक की तरह लग रहे थे, लेकिन यह इसके सिक्योरिटी गार्ड थे जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर और पावरफुल थे। वैसे भी सुदर्शन ने और भी बहुत से लोगों को अपने साथ लाया था अपनी सिक्योरिटी के लिए, लेकिन उसने उन्हें होटल के बाहर ही छिपकर रुकने के लिए कह दिया था, जिससे होटल में किसी भी तरह से उन पर डाउट ना किया जा सके। और उसे पहले ही पता था कि इस होटल की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा टाइट है। इसी वजह से वह इस होटल में रुकने के लिए आया था। लेकिन उसे नहीं पता था कि वह जिस होटल की सिक्योरिटी को सोचकर यहाँ रुका था, उसी होटल का मालिक उसका जान का दुश्मन है और उसने उसके लिए अच्छा इंतजाम कर दिया है। जी हाँ, ये होटल किसी और का नहीं बल्कि राणा सूर्य प्रताप सिंह का था, जिस वजह से उसे यहाँ कोई भी काम करवाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली थी। इसी कारण से उसने उसके रूम तक में, यहाँ तक कि बाथरूम और टॉयलेट तक में भी कैमरे फिट करवा दिए थे, जिससे उसकी हर एक एक्टिविटी पर ध्यान रखा जा सके। वही जैसे ही वह अपने रूम के अंदर एंटर करता है, इन लोगों को तुरंत ही पता चल जाता है, क्योंकि यह लोग इस वक्त वहां की फुटेज देख रहे थे। तीनों लोगों की नजरें लैपटॉप पर गड़ी हुई थी। इस वक्त सुदर्शन ने अपने चेहरे पर मास्क पहन रखा था, जिस वजह से उसका पूरा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था और उन 5 से 6 लोगों के बीच में कौन सा सुदर्शन है ये समझ में नहीं आ रहा था। वही राणा सूर्य प्रताप दूर से ही बैठकर अपनी नजरें स्क्रीन पर गड़ाए हुए थे। वह एक नजर में ही देखकर बता सकता था कि इन लोगों में सुदर्शन कौन है, लेकिन फिर भी वह शांत बैठा था। वही आदित्य बोलता है कि यार, इसमें से कौन सा वह है? उस कुत्ते को इन लोगों के साथ कैसे पहचानेंगे जब तक कि वह अपना चेहरे से मास्क नहीं हटाएगा। उसकी बातों को सुनकर नीरव बोलता है कि सब्र करो, थोड़ी देर में वह मास्क को जरूर हटाएगा, क्योंकि वह अभी थोड़ी देर में फ्रेश होने जरूर जाएगा। उसकी बातों को सुनकर वह लोग फिर से स्क्रीन की ओर देखने लगते हैं। वही सुदर्शन अच्छे से कमरे के चारों ओर अपनी निगाह दौड़ाता है। जैसा कि वह एक माफिया था, तो उसे अच्छे से पता था कि अक्सर कमरे में हिडन कैमरे छुपाए गए होते हैं, और खासकर जब वह वांटेड है और इंडिया आया हुआ है तो उसके लिए इस कमरे में ऐसा डिवाइस लगा होना कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है। इसलिए वह अपनी पैनी नजरों से चारों ओर स्कैन कर रहा था। तभी उसकी नजर एक फ्लावर पॉट पर पड़ती है, जिसमें लगे फूल में कुछ चमकीला सा चमक रहा था। ये देखते ही उसकी आंखें तिरछी हो जाती हैं। वह गुस्से में उस फ्लावर पॉट के पास जाता है और उस फूल को निकाल कर देखता है तो देखता है कि यह तो बस उसमें लगे स्पार्कल की वजह से ऐसे चमक रहा था। वह उस फूल को अच्छे से तोड़कर देखता है। उसकी हर एक पत्ती, उसकी कली, सब कुछ अलग कर देता है, पर वहां ऐसा कुछ नहीं मिलता। तो वह थोड़ा रिलैक्स महसूस करता है, क्योंकि एक पल के लिए उसे लगा था कि शायद यह एक हिडन कैमरा है, लेकिन ये तो बस उस पत्ती पर लगे स्पार्कल की वजह से हल्का चमकीला दिखाई दे रहा था। वह फिर से अपनी नजरों को दौड़ाकर कमरे के चारों ओर देखने लगता है, लेकिन अब की बार उसे कुछ ऐसा नहीं दिखाई देता है।
वही इस बात से अनजान कि वहां सच में कैमरा लगा हुआ है और कैमरा भी अच्छे से छिपाकर लाइट के अंदर लगाया गया था, क्योंकि उन लोगों को अच्छे से पता था कमरे की हर चीज को चेक किया जा सकता है, लेकिन बल्ब के अंदर कभी भी खोलकर नहीं झांक सकते हैं, और उसने पहले ही ऐसे कैमरे तैयार करवा लिए थे जो बल्ब के अंदर फिट किए गए थे। बल्ब से निकलती रोशनी की वजह से कोई भी उस कैमरे को नहीं देख सकता था, लेकिन कैमरा तो आराम से अपना काम कर सकता था। वही सुदर्शन ने अच्छे से पूरे कमरे को चेक किया। उसके गार्ड भी एक एक चीज को चेक कर रहे थे। जब वह लोग अच्छे से चेक कर लेते हैं और उन्हें लगता है कि यहाँ किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, तब जाके वह सारे रिलैक्स होते हैं। उसके गार्ड सुदर्शन से बोलते हैं, सर हमने सब कुछ अच्छे से चेक कर लिया है, यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी खतरा नहीं है। उसकी बातों को सुनकर तब जाकर सुदर्शन को थोड़ा राहत महसूस होता है। वह धीरे से अपने चेहरे का मास्क उतार देता है। वही जैसे ही उसके चेहरे का मास्क उतरता है तो उसका चेहरा देखने में बहुत ही ज्यादा भयानक था। उसके चेहरे में राइट साइड के गाल पर एक बड़े कट का निशान था, जिसे लगभग 4 साल पहले एक मुठभेड़ में तेजस्विनी के अटैक करने पर लगा था, जिससे उसका पूरा गाल बुरी तरह से कट गया था। यहाँ तक कि उसमें 10 टांके लगे थे, लेकिन फिर भी वह जख्म इतना गहरा था कि उसकी जगह नहीं भर पाई थी। उस समय तेजस्विनी काफी छोटी थी। वह छोटी होकर भी इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि उसने सुदर्शन को बहुत ही बुरी तरह से पीटा था। किसी तरह सुदर्शन अपना जान बचाकर वहां से भाग पाया था, और फिर तब से वह कभी भी तेजस्विनी की आंखों के सामने नहीं आया। अगर उसे पता चल जाता कि वह लड़की इस ओर ही आ रही है तो वह अपना रास्ता बदल देता था। इस तरह डर उसके मन में बस गया था। लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद उसके मन में कहीं ना कहीं तेजू से बदला लेने की भावना भी बढ़ती जा रही थी। वही दूसरी ओर जैसे ही वह तीनों उसके चेहरे को देखते हैं तो उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहता है। नीरव बोलता है कि यार यह क्या हो गया, इसका चेहरा तो कितना ज्यादा बदसूरत और खतरनाक लग रहा है। अगर बच्चे देख लिए तो वह डर के मारे बेहोश ही हो जाएंगे। उसकी बातों को सुनकर आदित्य भी हंसते हुए बोलता है कि हाँ यार, पहले तो यह इतना ज्यादा बदसूरत नहीं था, फिर यह ऐसे कैसे इतना ज्यादा बदसूरत हो गया? क्या किसी ने इसके जमकर धुलाई की थी? मुझे तो यही लग रहा है। जरूर यह किसी लड़ाई के तहत इतना मार खाया होगा कि इसका ये हाल हो गया होगा। उसकी बातों को सुनते हुए साहिल भी हंसते हुए बोलता है कि हाँ, इसका थोपड़ा देखकर तो यही लग रहा है कि जैसे कुत्ते ने इस पर पॉटी कर दी हो। उसकी बातों को सुनकर नीरव उसकी ओर ऐसे देखता है जैसे मानो किसी पागल को देख रहा हो। अरे यार, क्या ये छोटा सा बच्चा लगा है जो ऐसी बातें कर रहा है? ऐसे तो छोटे बच्चे लड़ते हैं और बोलते हैं, इतना बड़ा होकर भी इसके अंदर दिमाग नाम की चीज नहीं है। वही उसे अपनी ओर ऐसा देखता हुआ पाकर साहिल बोलता है कि ऐसे क्यों मेरी तरफ देख रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा है? अरे इसका चेहरा देखना, बिल्कुल ऐसे ही तो लग रहा है। वही उन लोगों की बातों को सुनकर राणा सूर्य प्रताप, जो अभी तक शांति से बैठा था, उसके भी मन में यही चल रहा था कि अचानक से इसके चेहरे में इतना बड़ा कट कहां से आ गया। लगता है इसकी किसी से बहुत ज्यादा लड़ाई हुई होगी और इसने बहुत ही मुश्किल से अपनी जान बचाई होगी। लेकिन देखकर साफ साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि मारने वाला बहुत ही ज्यादा ताकतवर रहा होगा, तभी तो उसके चेहरे का ऐसा नक्शा बिगाड़ दिया है। उसके चेहरे पर जगह जगह चोट के निशान थे, जिस वजह से उसका चेहरा बिल्कुल किसी ऐसे मैदान की तरह था जिसमें हजारों गड्ढे बने होते हैं और उबड़ खाबड़ जमीन होती है। वही राणा सूर्य प्रताप को समझ नहीं आ रहा था कि कुछ साल पहले जब उसने इसे देखा था तो ये बिल्कुल सही था। मतलब उसके बाद ही ये किसी के हाथों में बुरी तरह से फंसा होगा। चलो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी इस घटिया इंसान को अक्ल नहीं आई और अब भी यह वैसा ही काम कर रहा है। ये सब सोचते हुए राणा सूर्य प्रताप अपने दोस्तों को देख रहा था जो पागलों की तरह बहस कर रहे थे।
वहीं उन लोगों को इतना बहस करते हुए देखकर राणा सूर्य प्रताप अपने खतरनाक आवाज में बोलता है कि बस भी करो। उसकी आवाज बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, जिस वजह से वह तीनों डर के मारे अपने मुंह को बंद कर लेते हैं। वहीं उन्हें शांत होता देखकर राणा सूर्य प्रताप बोलता है कि चलने की तैयारी करो, क्योंकि अब वह आराम से रिलैक्स होगा और हम लोगों के लिए यह बहुत ही अच्छा मौका होगा। इतना बोलकर वह अपनी जगह से उठ जाता है और चेयर पर लटके हुए अपने कोट को उठाकर तुरंत ही उसे पहन लेता है। इस वक्त उसने अपने पास बहुत ही ज्यादा हथियार रखा था। उसमें 5 छोटे छोटे गन भी थे। ये देखने में भले ही छोटे लग रहे थे, इनकी साइज छोटी थी, पर यह बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। वह 2 अपने पास रखता है और बाकी के गन को उनकी ओर कर देता है। वही वह लोग भी जल्दी से अपनी अपनी गन उठा लेते हैं। फिर पास के ही बने एक बड़े से डब्बे से, जिसे अभी अभी राणा सूर्य प्रताप ने बाहर रखा था, उसमें से बहुत सारी बुलेट लेकर वह अपने जेब में डालना शुरू कर देते हैं। वहीं उन लोगों के पास बहुत सारे खंजर थे, कुछ बड़े और कुछ बहुत ही छोटे थे, जो शायद फेंककर मारने के काम आने वाले थे। वह लोग जल्दी जल्दी अपने सभी हथियार को अपने शरीर पर बनाए जगहों पर खोसना शुरू कर देते हैं और तुरंत ही यहाँ से निकल जाते हैं। जैसे ही वह बाहर आते हैं, उनके गार्ड पहले से ही तैयार खड़े थे। सब अपनी अपनी पोजीशन लेते हैं और गाड़ी में बैठकर वहां से तुरंत ही निकल जाते हैं। एक और ये लोग निकल रहे थे, वहीं दूसरी ओर तेजू को भी पता चल चुका था, क्योंकि उसके लोग पहले ही होटल में तैनात थे। वह लोग भी वहां से तुरंत ही निकल जाती हैं। इस समय वह तीनों एक ही गाड़ी में बैठी हुई थी। उन लोगों ने भी अपने पास बहुत सारे हथियार छुपा रखे थे, और वैसे भी तेजवनी एक डॉक्टर थी, जिस वजह से उसने अपने पास एक्वर की कुछ ऐसी नीडल्स भी छुपा रखी थी जिसमें बहुत ही जहरीली पेस्ट लगी हुई थी। एक बार अगर वह किसी को चुभ गई तो तुरंत ही उसका शरीर काम करना छोड़ देगा और कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो जाएगी। और अगर उसकी किसी भी तरह से टेस्ट होती है तो टेस्ट में कभी भी कुछ भी नहीं आएगा। डॉक्टरों को बस ऐसा ही लगेगा जैसे मानो उसे हार्ट अटैक आया हो और दम घुटने की वजह से उसकी जान चली गई हो। वहीं अब दोनों टीम कुछ ही देर में होटल पहुंच जाती हैं। वह लोग अलग अलग रास्ते से होटल के अंदर एंट्री करते हैं, जिस वजह से उन दोनों टीमों का एक दूसरे से सामना नहीं होता है। जहां ये होटल राणा सूर्य प्रताप का था, तो वह अंदर आते ही अपने लोगों द्वारा गाइड करना शुरू हो गया था, जिस वजह से वह आसानी से उस कमरे तक पहुंचने वाला था। वहीं दूसरी ओर तेजस्वनी, जो पीछे के रास्ते से गई थी, वह छिपकर उसके रूम तक जाने वाली थी। वहीं सुदर्शन के रूम के सामने वह 5 गार्ड खड़े थे, जो उसकी सिक्योरिटी का ख्याल रख रहे थे, और इस वक्त वह बाकी के गार्डों से बातें कर रहे थे और यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है और कुछ ऐसा तो सस्पिशियस उन लोगों ने नहीं देखा जो उनके लिए खतरा बन सकता है। थोड़ी देर बाद बात करने पर जब उन्हें सभी तरफ से नॉर्मल सिचुएशन पता चलता है, तो वह भी पूरी तरह से रिलैक्स हो गए थे। लेकिन फिर भी वह रूम के बाहर ही रखे सोफे पर बैठे थे और पूरी तरह से वहां की निगरानी कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वहां एक वेटर आता है, जिसने अपने साथ थाली में रात का डिनर लिया हुआ था, जिसे कुछ देर पहले सुदर्शन ने ही ऑर्डर करके मंगाया था। जैसे ही वह रूम के बाहर आता है, ये सारे गार्ड जल्दी से उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और फिर उसकी आइडेंटिटी देखते हैं। उसके आई कार्ड वगैरह को चेक करने के बाद वह खाने को अच्छे से चेक करते हैं। जब उन्हें लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है, तब वह गार्ड वेटर को वहीं रुकने के लिए बोलते हैं और खुद ताली लेकर अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वह बाहर निकलता है तो उस वेटर को वहां से जाने के लिए बोल देता है, क्योंकि अब उसके मालिक को किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी। वही वह वेटर जो राणा सूर्य प्रताप का ही आदमी था, वह वहां की सिचुएशन को अच्छे से परखता है और जब उसे पूरा अंदाजा लग जाता है कि वहां पर बस पहरा दे रहे उतने ही लोग हैं, तो वह वहां से चला आता है।
फिर उसके बाद वह तुरंत ही यहाँ आकर इन लोगों को बता देता है जो कुछ भी उसने वहां पर नोटिस किया था, जहां एक और ये लोग अंदर जाने की तैयारी कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर तेजू, यामिनी और तामसी उसके फ्लोर तक पहुंच चुकी थी। इस वक्त वह 10वें फ्लोर में रुका हुआ था। बाकी के 9 फ्लोर तो उन लोगों ने सीढ़ियों से चढ़कर पूरा कर लिया था, जो पीछे की साइड ही बनी हुई थी, जिसे उनके आदमी पहले ही आकर अच्छे से चेक कर चुके थे। अब बस उसका ही फ्लो बचा था, जिसे वह अब वहां पाइप के द्वारा पीछे बालकनी से जाने वाले थे। उन लोगों ने नीचे 9वें फ्लोर पर ही अपना रूम बुक कर लिया था। इस वक्त वह तीनों लड़कियां उसी रूम में खड़ी थी और अपने सारे सामान को अच्छे से चेक कर रही थी। वहीं तामसी ने तेजू से बोला कि सब कुछ ठीक है ना? तो वह बोलती है कि रुको, पहले एक बार देख लेते हैं। इतना कहकर वह अपना फोन निकालती है और उसके कमरे को स्कैन करना शुरू कर देती है। इस वक्त उसने सुदर्शन के कमरे में एक बहुत ही छोटा ड्रोन भेजा था। यह इतना छोटा था कि आराम से कहीं भी एंटर कर सकता था और किसी की नजर भी उस पर न पड़ती। वहीं उसमें आवाज बिल्कुल नहीं था, जिस वजह से कोई उस ओर ध्यान भी न देता। वह धीरे धीरे करके सब कुछ देखती है तो पाती है कि इस वक्त कमरे में कोई नहीं था और सुदर्शन इस वक्त बाथरूम में गया हुआ था। यह मौका उसे बहुत ही अच्छा लगता है। ये सही था। उसने यामिनी और तामसी को कहा कि यह मौका ठीक है। अंदर सब कुछ खाली है। लगता है रूम में बस वही अकेला है, यानी बाहर उसके गार्ड तैनात होंगे। थोड़ी ही देर में वह फिर से सामने की तरफ का फुटेज देखती है, जहां उसके गार्ड दिखाई दे रहे थे जो रूम के बाहर ही खड़े थे। ये देखकर वह बोलती है कि रूम में वह अकेला ही है। ये बहुत ही अच्छा मौका है। हमें देर नहीं करनी चाहिए और जल्दी ही उसके रूम तक पहुंचना होगा। इतना बोलकर वह तुरंत ही बालकनी के साइड आ जाती है और अपनी नजरें उठाकर ऊपर के छत को देखती है। वैसे भी उस एक फ्लोर पर जाना उसके बाएं हाथ का काम था। वह तो ऊंचे से ऊंचे चट्टानों पर भी बिना थके चढ़ जाती थी और कई मंजिल बिल्डिंग पर भी वह पाइप के द्वारा चढ़ सकती थी। ये तो मात्र एक फ्लोर था। वहीं तामसी और यामिनी भी कम नहीं थी। अब वह तीनों लोग एक एक साइड पाइप से चढ़ना शुरू कर देती हैं। बस 10 कदम और वह ऊपर पहुंच चुके थे। वह लोग धीरे से उसकी बालकनी में उतरते हैं और धीरे धीरे वह छिपते हुए अंदर की ओर झांकते हैं। जब उन्हें लगता है कि सब कुछ सही है तो वह धीरे से अंदर आ जाते हैं तो देखते हैं कि अभी भी वह वॉशरूम में था। अभी सुदर्शन वहां से बाहर नहीं निकला था। वहीं उनके अंदर आते ही वॉशरूम का डोर खुलने की आवाज आती है। वह लड़कियां यामिनी और तामसी डोर के दोनों ओर जाकर खड़ी हो जाती हैं। और वहीं सामने बेड पर तेजस्विनी आराम से अपने पैर एक दूसरे पर पैर पर चढ़ाकर बैठ जाती है। वहीं जैसे ही सुदर्शन डोर खोलकर बाहर निकलने को होता है तो सीधा उसकी नजर अपने सामने जाती है और सामने बेड पर किसी लड़की को बैठा देखकर उसे समझ नहीं आता है कि यह कौन है। अचानक ही वह चौकन्ना हो जाता है, लेकिन दूसरे ही क्षण उसे लगता है उसके लोगों ने उसके मनोरंजन के लिए, टाइम पास के लिए इस लड़की को भेजा है। वह अपनी गंदी नजरों से तेजू को ऊपर से नीचे तक देखता है। इस वक्त तेजू ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था, लेकिन फिर भी उसकी नीली आंखें और उसका गोरा चेहरा देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि वह कितनी ज्यादा खूबसूरत होगी। वैसे उसने इस समय ऐसे कपड़े पहन रखे थे जहां से उसके शरीर का कोई भी अंग नहीं दिखाई दे रहा था, और देखने से अगर उसने अपने सर से अपनी कैप न हटाई होती तो ये देखकर कोई भी अंदाजा न लगा पाता कि वह लड़की है कि लड़का है। उसका पूरा आउटफिट ब्लैक कलर का था, जिस वजह से उसका थोड़ा सा खुला हुआ चेहरा जो मास्क से कवर नहीं हुआ था, वह गोरे चांद की तरह चमक रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे बादलों में चांद छिपा हो। वही सुदर्शन जो पहले से ही लड़कियों का दीवाना था, मक्कारी तो उसके खून में कूट कूट कर भरी थी। वह अपनी ललचाई नजरों से अपने सामने बैठी लड़की को देखता है। वह एक पल के लिए बिल्कुल भी अपने दोनों साइड देखना भूल गया था।
वहीं उसके दोनों साइड खड़ी तामसी और यामिनी के होठों पर जहरीली मुस्कुराहट आ जाती है। तभी उनके कानों में सुदर्शन की आवाज जाती है। ए लड़की, तू कौन है और यहाँ पर कैसे आई? क्या तुझे मेरे लोगों ने लाया है? वहीं उसकी बात को सुनकर भी जब सामने बैठी लड़की कोई जवाब नहीं देती तो वह थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। वह बोलता है कि क्या तुम गूंगी और बहरी हो? तुम्हें मेरी बातें सुनाई नहीं देती है? इस वक्त उसकी आवाज बहुत ही ज्यादा कड़ी थी, लेकिन फिर भी सामने बैठी लड़की को कोई असर नहीं होता है। तभी अचानक से उसे एहसास होता है कि शायद उसके साइड कुछ हिल रहा है। इतना सोचते हुए ही वह एक झटके में अपना सर घुमाकर देखता है तो अपने दूसरी साइड खड़ी लड़की को देखकर हैरान हो जाता है। इस वक्त वह अपने बाथरूम में था और उसके पास कोई भी हथियार नहीं था। उसे तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऐसे उसके सिक्योरिटी गार्ड के होते हुए भी कैसे कोई अंदर आ सकता है। उसने इतने ताकतवर गार्ड इसलिए नहीं लाए थे कि वह बाहर बेवकूफों की तरह पहरा देते रहे और कोई भी अंदर घुसकर उसके जान ले ले। वह अपने साइड खड़ी लड़की को देखकर घबरा जाता है। उसके साइड खड़ी लड़की देखने में भी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, पर उसके चेहरे पर ही भी मास्क लगा था। तभी वह अपने दूसरी साइड भी अपना सर घुमा कर देखता है तो वहां एक और लड़की खड़ी थी। यानी हद है, उसके कमरे में ये सारी लड़कियां कर क्या रही हैं? एक पल के लिए तो उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन दूसरे ही पल उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और उसके दिमाग में 4 साल पहले का वाकया तैरने लगता है। इसी तरह एक रात में उसके रूम में ऐसे ही 3-4 लड़कियां आई थी और उन लोगों ने उसे बहुत ही बुरी तरह से मारा था। वह तो किसी तरह उस दिन अपनी जान बचाकर उनके हाथों से बच पाया था, लेकिन फिर भी उसे इतनी ज्यादा चोट लग चुकी थी कि पूरे 1 महीने उसे हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा था और उसके कई जख्म तो सालों भी नहीं भरे थे और उसका इतना बदसूरत चेहरा उसी लड़की की देन थी। यह सोचते ही एक डर की लहर उसके शरीर में दौड़ जाती है और वह अब अपने सामने बैठी लड़की को ध्यान से देख रहा था। हाँ, ये वही है। उसके मुंह से अचानक ही निकलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतने सालों बाद भी तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही हो? आखिर में तुम बताती क्यों नहीं हो कि तुम्हें क्या चाहिए? ये बोलते हुए उसकी आवाज बहुत ही ज्यादा भारी निकल रही थी। ऐसे लग रहा था मानो उसके सामने साक्षात्कार काल बैठा हो। वहीं उसे इस तरह से डरता हुआ देखकर तेजस्विनी को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। वह हंसते हुए बोलती है कि 4 साल, पूरे 4 साल लगे मुझे तुझे ढूंढने में और आज तू देख अपनी मौत को दावत देने खुद ही चलकर मेरे पास आ गया है। और जब तू आ ही गया है तो तू कैसे सोच सकता है कि मैं तुझे इतनी आराम से छोड़ दूंगी? तुझे नहीं लगता है कि ऐसा करना बैड मैनर होगा? वैसे भी तूने तो इतने पाप किए हैं कि उसकी सजा भी तेरे लिए क्या हो, ये तो कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी अब जब तूने पाप किया है तो सजा भी तो मिलनी चाहिए। पिछली बार तो तू मेरे हाथों से बच गया था, लेकिन इस बार तुझे क्या लगता है कि तू मेरे हाथों से बच पाएगा? वहीं सुदर्शन की तो हालत खराब हो रही थी। अगर उसके हाथों में इस वक्त हथियार होता तो वह ऐसे भीगी बिल्ली बिल्कुल भी ना बनता। लेकिन वह कितना बड़ा बेवकूफ था जो अपने साथ हथियार लेकर वह बाथरूम में नहीं गया था। उसे क्या पता था कि एक ही पल में उसका काल उसके सामने होगा। वही वह गुस्से में बोलता है कि तुम पागल लड़की, तुम्हें क्या चाहिए? तुम बोलती क्यों नहीं हो? मैं तुम्हें बहुत पैसे दे सकता हूँ। तुम चाहो तो किसी भी लैंड की डिमांड कर सकती हो, मैं तुम्हें वह भी दे सकता हूँ। और तुम्हें अगर दुनिया की कोई भी बेशकीमती चीज चाहिए हो तो वह भी तुम बोलो, मैं तुम्हें वह भी दे सकता हूँ। और तुम इस तरह मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जहाँ तक मुझे याद है, मैंने कभी तुमसे किसी भी तरह का पंगा नहीं लिया है। वही उसकी बातों को सुनकर वह जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है कि किसने कहा कि तुमने पंगा नहीं लिया है? अच्छा होता कि तुमने हमसे पंगा ही ना लिया होता। लेकिन तुम भूल रहे हो,
तुम्हारे लोगों ने मेरे आश्रम की एक मासूम सी बच्ची को अगवा किया और फिर तुमने उसे उन दरिंदों के हाथों में सौंप दिया और उनकी दरिंदगी का शिकार होकर वह मासूम नन्ही बच्ची मौत के मुंह में चली गई। तो तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए कि आखिर में दर्द क्या होता है, और तुम दूसरों की बहन बेटियों को बेचते हो। तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए कि अपनी बहन बेटियों के साथ जब ये सब कुछ होता है तो कितनी तकलीफ होती है। ये बोलकर वह हंसने लगती है। वहीं उसकी बातों को सुनकर सुदर्शन के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसकी बहन बेटी मतलब उसके घर पर खतरा है। उसने अपने घर की सिक्योरिटी तो बहुत ज्यादा टाइट कर रखी थी, फिर यह कैसे उस तक पहुंच सकती है। वह बोलता है कि तुम झूठ बोल रही हो ना, तुम उन तक नहीं पहुंच सकती हो। मैंने उनकी सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा टाइट रखी है और मैंने उन्हें ऐसी जगह पर छुपा रखा है कि उन्हें ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल होगा। वहीं उसकी बातों को सुनकर तेजस्विनी जोर जोर से हंसने लगती है और फिर बोलती है कि क्या हो, अगर वह मेरे हाथ लग गए हो और क्या हो, मेरे लोग उसे पकड़कर उन्हीं जगहों पर बेचने की तैयारी कर रहे हो जहां पर तुम दूसरों की बहन बेटियों को बेचते हो। और क्या हो तुम्हारा वह मासूम सा 14 साल का बेटा, वैसे तो वह इस वक्त अपनी जवानी की ओर कदम रख रहा है। उसके अंग बहुत ही अच्छे सॉलिड और तंदुरुस्त होंगे। उसके शरीर से एक एक अंग निकाल कर किसी गरीब को दान कर दिया जाए। वैसे भी तुम तो ये सब अच्छे से जानते हो क्योंकि तुम तो ऑलरेडी एक मानव तस्कर हो। तुमने तो पता नहीं कितने लोगों को जान से मारा होगा और उनके अंग निकाल कर उन्हें बेचा है। तो तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए कि वह भी तो किसी के बच्चे थे और अब तुम्हारे बच्चे की बारी है। तो देखते हैं कि तुम्हें दर्द तकलीफ होता है कि नहीं। दूसरों के बच्चों के साथ यह करते हुए तो तुम्हें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई थी। हो सकता है तुम्हारे बच्चों के साथ भी यह हो और तुम्हें तकलीफ ना हो। वहीं उसकी बातों को सुनकर सुदर्शन की जान तो हलक में ही अटक जाती है। वह अपने बेटी और बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करता था। वह उन्हें शीशे की तरह संजोकर रखता था। एक खरोच भी नहीं आने दे सकता था अपने बच्चों पर। फूल की तरह अपनी बेटी को उसने पाला था। एक ही पल में उसकी सांस अटक जाती है, उसका दम घुटने लगता है। वह जोर जोर से सांस लेते हुए बोलता है कि तुम घटिया लड़की, तुम ये सब बोलकर मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। तभी वह बोलती है कि डराने की क्या जरूरत है, क्या तुम लाइव नहीं देखना चाहोगे। ये कहकर वह अपने सामने लगे टीवी की ओर इशारा करती है जिसमें अब तक यामिनी ने एक पेनड्राइव लगा दी थी जो उसके लोगों ने अभी अभी उन्हें सेंड किया था। उसने उस डाटा को पेन ड्राइव में लेकर उस टीवी में लगा दिया। जैसे ही सुदर्शन की आंख उस टीवी पर जाती है तो सामने का नजारा देखकर उसके हलक में जान अटक जाती है। सामने कुछ लोग उसके बीवी और उसके बच्चों को गन पॉइंट पर लिए हुए थे। वहीं उसकी बीवी को बहुत ही बुरी तरीके से बांधा गया था और उसके चेहरे पर बहुत सारे थप्पड़ों के निशान थे। उनके बच्चों को भी मारा गया था और उनके हाथों को पैरों को भी बांधा गया था। उनकी ऐसी बुरी दशा देखकर सुदर्शन की हालत खराब हो रही थी। वह गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, देखो मेरे बच्चों को छोड़ दो, तुम्हें मेरे साथ जो करना है वह कर लो। तुम्हें मेरी जान लेनी है ना, तुम मेरी जान ले लो। तुम्हें मुझे तड़पाना है, जितना तड़पाना है उतना तड़पा लो, पर मेरे बच्चों को छोड़ दो। उसके ऐसे गिड़गिड़ाने से तेजस्विनी गुस्से में बोलती है, आज दर्द हो रहा है। सच में तुम एक इंसान ही हो। मुझे तो लगा था कि तुम्हारे बीवी बच्चों को भी उसी तरह उन भेड़ियों के आगे फेंक देते हैं जो उन्हें नोच नोच कर खा जाएंगे, और तुम्हें तो बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। लेकिन क्या सच में तुम्हें दर्द हो रहा है? मुझे तो ताज्जुब हो रही है। तब तुम्हें दर्द क्यों नहीं हुआ था जब तुम अपने इन्हीं हाथों से उन मासूम कलियों को रौंदते थे, जिन्होंने अभी अभी दुनिया में कदम रखा था, जिन्होंने तो दुनिया देखी ही नहीं थी। वह इतनी छोटी और मासूम थी, जिन्हें माँ बाप के प्यार की जरूरत थी, उसे तुमने वेश्यावत में उतार दिया। तुमने ऐसे ऐसे हैवानों के आगे उन्हें परोसा कि उन्हें सुकून से मौत भी नहीं नसीब हुई। तब तुम्हें दर्द नहीं हुआ था।
और आज तुम्हें दर्द हो रहा है। जहां पर इतनी लड़कियां कुर्बान हो गई, वहां पे एक और हो जाएगी तो क्या जाएगा। मुझे पता है ये सब करना पाप है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तुम जैसे पापी के भागीदार बने उन लोगों के साथ कुछ होगा तो उसका पाप हमें मिलेगा। ये बोलते हुए वह गुस्से से सुदर्शन की ओर देख रही थी। वही उसकी बातों को सुनकर सुदर्शन रोते हुए बोलता है, नहीं नहीं, मेरे बच्चों के साथ कुछ मत करो। तुम्हें जो करना है मेरे साथ कर लो, मेरे बच्चों के साथ कुछ ना करो। वह देख सकता था कि कैसे वह लोग उसके बीवी बच्चों को बांध कर रखे हुए थे, और जब उसकी बीवी कुछ बोलती तो उसके साइड खड़ा आदमी, जो देखने में बहुत ही ज्यादा हट्टा कट्टा था, वह तुरंत ही उसके चेहरे पर एक तमाचा जड़ देता। जब भी वह मुंह खोलती तो वह बार बार ऐसा ही करता था, जिस वजह से उसकी वाइफ के होठों से खून बह रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल पड़ा हुआ था, जो काफी सूजा हुआ था। ये सब देखते हुए उसे अपने दिल में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। आज उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि अपने परिवार के लोगों पर जब कोई जुल्म करता है तो वह दर्द कैसा होता है। वह उसका अपना परिवार था, उसके खून थे। आज पहली बार उसे इस दर्द का एहसास हो रहा था। आज तक कभी उसने ऐसा दर्द महसूस नहीं किया था, क्योंकि वह तो दूसरों के साथ ही यह सब करता था। लेकिन आज जब उसके साथ यह सब हो रहा था तो उसे पता चल रहा था कि ये दर्द कितना ज्यादा भयानक होता है। शायद इतना दर्द तो किसी के मारने से और शरीर में जख्म लगने से भी नहीं होता है, जितना आज है ऐसी हालत में देखकर उसके दिल में उठ रहा था। वही तेजस्विनी बोलती है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तुम्हें अगर अपने बीवी बच्चे सही सलामत चाहिए तो हम जैसा बोल रहे हैं बस वैसा ही करो। इतना बोलकर वह उसे अपने साथ चलने को बोलती है। वही सुदर्शन के हाथों में अब कुछ नहीं था, वह पूरी तरह से मजबूर हो चुका था। अगर बात उसके बीवी बच्चों की ना होती तो एक बार वह उनके चंगुल से बचकर भागने की कोशिश कर सकता था, लेकिन अब वह ऐसी गलती कभी नहीं कर सकता है, इसलिए वह उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। वही वह लोग सुदर्शन को लेकर जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से चले जाते हैं, यानी वह बालकनी के रास्ते ही सुदर्शन को लेकर नीचे जाते हैं। इस वक्त वह लोग एक एक कर नीचे वाले फ्लो में उतर चुके थे, और अब यहाँ से वह सुदर्शन को लेकर सबसे नीचे फ्लो सीढ़ियों के रास्ते जाने वाले थे। वही जैसे ही वह लोग रूम से बाहर निकलते हैं, दूसरे ही क्षण उस रूम का दरवाजा खुलता है और 4 लोग जल्दी से अंदर आते हैं। लेकिन ये क्या, जैसे ही वह लोग अंदर आते हैं तो वह पूरा रूम खाली था, वहां कोई नहीं था। वह जल्दी जल्दी सारे रूम को चेक करते हैं, लेकिन अभी भी वहां कोई नहीं था। वही उसके 5 गार्ड, जिसे राणा सूर्य प्रताप के लोगों ने मार मार कर अधमरा कर दिया था। आदित्य जल्दी से उनके गार्ड के पास जाता है और बोलता है कि तेरा मालिक कहाँ है, यहाँ तो कोई नहीं है। वही उसकी बात को सुनकर वह 4-5 गार्ड की आंखें बड़ी हो जाती है। इतनी चोट लगने के बावजूद वह अपने मालिक की चिंता करते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं, वह तो अंदर ही थे, उन्हें क्या हो गया, अभी तो अंदर कोई भी नहीं गया। फिर उनकी नजर खाने के टेबल पर जाती है, जहां से एक भी निवाला नहीं तोड़ा गया था। वह बोलता है, देखिए अभी अभी मैंने ये खाना पहुंचाया था और वह खाने जाने वाले खाना खाने वाले थे, लेकिन वह कहाँ गए। ये सोचते हुए वह भी अपनी नजरों को दौड़ाकर चारों ओर देखने लगता है। दूसरे ही क्षण राणा सूर्य प्रताप बोलते हैं कि तुरंत सभी को अलर्ट करो और पूरे होटल को अपने लोगों से घेरने को कह दो, क्योंकि जो कोई भी उसे लेकर यहाँ से गया है वह बहुत ही ज्यादा शातिर है। वह अभी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं निकला होगा, वह अभी इस होटल के अंदर ही होगा। जाहिर सी बात है, अपने सभी लोगों को पीछे के रास्ते की ओर भेजो, क्योंकि सामने से तो हम आ रहे थे। लिफ्ट का इस्तेमाल उसने किया नहीं, और ना ही मुझे लगता है कि जाते वक्त वह लिफ्ट का इस्तेमाल करेगा, यानी वह सीढ़ी के रास्तों से आया है। इतना बोलकर वह तेजी से उस रूम से निकल जाता है। वहीं आदित्य, साहिल और मीरो भी उसके पीछे पीछे दौड़कर जाने लगते हैं।
तभी अचानक से सूर्य प्रताप साहिल से बोलते हैं कि तुम आगे की साइड जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि हम पीछे साइड ढूंढते रहे और वह आगे की साइड हमें चकमा देकर निकल जाए। उसकी बातों को सुनकर साहिल तुरंत ही अपने घाट के साथ आगे की ओर चला जाता है। इस वक्त वह सभी लिफ्ट को चेक कर रहा था और सभी फ्लोर पर अपने लोगों को चेक करने के लिए बोल रहा था। वहीं राणा सूर्य प्रताप जैसे पूरा डाउट था कि वह इंसान अभी ज्यादा दूर नहीं निकला होगा, क्योंकि खाना अगर आया है तो खाना आने और उनके पहुंचने के बीच में मात्र 15 मिनट का टाइम था, और 15 मिनट में वह अगर सीढ़ियों से जाएगा तो 2-3 फ्लोर ही नीचे जा सकता है। उस रूम से निकला होगा, उसे किडनैप किया होगा और फिर उसे लेकर वह बालकनी के रास्ते से नीचे गया होगा। इन सब में 15 मिनट का टाइम तो वहीं ही खत्म हो गया होगा, यानी वह उनसे ज्यादा दूर नहीं है। ये सोचते हुए वह तेजी से पीछे की रास्ते की ओर जा रहा था। थोड़ी ही देर में वह सीढ़ियों पर पहुंच जाता है। इतनी दूर आने के बावजूद वह लोग उसे नहीं दिखाई दिए थे, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह लोग काफी तेजी से यहाँ से निकले होंगे। ये सब सोचते हुए वह तीनों उतनी ही तेजी के साथ वह सीढ़ियां उतरने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर उन लोगों को लगा कि उनका प्लान सक्सेस हो गया। वह लोग भी काफी तेजी से सीढ़ियों से नीचे जा रहे थे। तभी जाते हुए यामिनी बोलती है कि यार, इसने उसके घर वालों को कब किडनैप करवाया और यह वहां तक कैसे पहुंच गई। उसकी बातों को सुनकर तेजस्विनी बोलती है कि उसने पहले ही प्लान बना रखा था, लेकिन जैसे ही हमारे लोग वहां गए तो उसे किसी और के लोग ही किडनैप कर रहे थे, जिसे देखकर हमारे लोग वहां छुप गए थे, क्योंकि वहां की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट थी। फिलहाल हमारे लोग भी अगर वहां एंटर करते तो उन्हें पकड़कर ही बाहर आते, लेकिन जब कोई दूसरा ही ये काम कर रहा था तो उन्हें जरूरत नहीं थी अपनी जान जोखिम में डालने की। और जैसे ही वह लोग उन्हें किडनैप करके वहां से निकले तो कुछ दूर जाने के बाद हमारी सारी टीम उन पर अटैक कर देती है और उन लोगों को मारकर इन्हें अपने साथ ले जाती है। उसकी बातों को सुनकर यामिनी बोलती है, तो मुझे कुछ क्यों नहीं पता है। तभी उसकी बातों को सुनकर तामसी बोलती है कि जब हमने ये प्लान बनाया था उस वक्त तू यहाँ नहीं थी, इसलिए तुझे नहीं पता है। ज्यादा दिमाग ना दौड़ा और जल्दी से निकल, क्योंकि हमें पूरा अंदाजा है कि अगर उन्हें पकड़ने के लिए कोई दूसरी टीम गई थी तो जाहिर सी बात है वह इसे पकड़ने भी यहाँ जरूर मौजूद होगी। इसलिए हमारी जान अभी खतरे में है और अपनी पकपक बंद करके जल्दी जल्दी अपने पैरों को बढ़ा। उसकी बात को सुनकर यामिनी समझ जाती है। वह लोग तुरंत ही अपनी रफ्तार तेज कर देते हैं। वहीं तेजस्विनी सुदर्शन को अपने साथ लेकर उनसे काफी आगे बढ़ चुकी थी। सुदर्शन ने एक बार भी भागने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि उसे अपने बच्चों से और अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार था। वह उनकी जान खतरे में नहीं डाल सकता था। उसे अच्छे से पता था ये लड़की बहुत ही ज्यादा पागल है। अगर उसने कुछ ऐसा वैसा किया तो एक पल भी नहीं लगेगा। उसके बच्चों को भी उसी धंधे में उतारने में जो वह जिंदगी भर करता आया है, और वह कभी भी अपनी बेटी और अपनी पत्नी को उस जगह पर देखना सोच भी नहीं सकता है। इसी वजह से वह खामोशी से उसके साथ चला जा रहा था। इस वक्त उसने अभी भी अपने शरीर पर बस मात्र एक वही बाथरूम पहन रखा था, क्योंकि तेजस्विनी ने उसे कपड़े भी बदलने का टाइम नहीं दिया था। उसे पहले से ही अंदाजा था कि यहाँ उनके पीछे कोई हो सकता है। वह बिल्कुल भी कोई चांस नहीं लेना चाहती थी। अभी वह लोग चौथे फ्लोर तक ही पहुंचे थे कि तभी उन्हें एहसास होता है जैसे कोई उनके पीछे आ रहा हो। वह तुरंत ही यामिनी से बोलती है कि अलर्ट हो जाओ, हमारा पीछा कोई कर रहा है, लगता है हम उनकी नजरों में आ चुके हैं। उसके इतना बोलते ही वह लोग अब पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी थी। वहीं राणा सूर्य प्रताप और आदित्य और नीरव जो काफी तेजी से नीचे की ओर आ रहे थे, उनकी नजर अब उन पर पड़ चुकी थी। वह देख सकते थे कि कुल 3 लोग हैं जो एक व्यक्ति को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। वह दूर से ही उस व्यक्ति की कंडीशन देखकर समझ सकते थे कि वही सुदर्शन होगा जो इस वक्त अपने कपड़ों में नहीं था।
उन लोगों ने उसे कपड़े पहनने तक का टाइम नहीं दिया था। कितना जल्दी इन लोगों ने ये काम किया होगा। ये सोचकर राणा सूर्य प्रताप अपने मन ही मन उन लोगों जैसे ही वह लोग अपनी नजरें ऊपर कर कर देखते हैं तो उन्हें तुरंत ही समझ में आ जाता है कि कोई उनके पीछे आ रहा है। ये सोचकर अब वह तीनों लड़कियां उस सुदर्शन को लेकर और भी तेजी से नीचे उतरने लगती हैं। उन्हें अंदाजा लग चुका था कि यह लोग जल्दी ही उन्हें पकड़ लेंगे क्योंकि उनकी रफ्तार बहुत ज्यादा थी। वहीं उनकी स्पीड को देखकर राणा सूर्य प्रताप ये सोचने पर मजबूर हो गया कि बहुत ही ज्यादा शातिर शख्स है वह लोग। इतना आसान नहीं होगा सुदर्शन को उन लोगों के चंगुल से अपने हाथों में लेना। लेकिन फिर भी वह इतना ताकतवर है। उसे खुद पर बहुत ज्यादा भरोसा था। वह किसी भी कीमत पर सुदर्शन को पकड़कर ही मानेगा। ये सोचते हुए वह भी अपनी स्पीड तेज कर देता है। लेकिन तभी उसे लगता है कि इसी तरह अगर वह लोग सीढ़ियों से भागते रहेंगे तो धीरे धीरे कर वह नीचे पहुंच जाएंगे और थोड़ी ही देर में उनकी आंखों के सामने से ही ओझल हो जाएंगे। ये सोचते हुए राणा सूर्य प्रताप बिना कुछ सोचे समझे तुरंत ही वहां से छलांग लगा देता है क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो वह उन्हें बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाएगा। सामने वाले की स्पीड बहुत ज्यादा थी। दूसरे ही क्षण वह उनसे आगे पहुंच चुका था। वहीं उसे इस तरह से अचानक से अपने आगे हवा से नीचे आते हुए देखकर तेजस्विनी के कदम अपनी जगह पर ही रुक जाते हैं। उसे पता चल चुका था कि उसके पीछे आ रहा इंसान बहुत ही ज्यादा चतुर था। अगर वह इस तरह से छलांग न लगाता तो वह आराम से सुदर्शन को लेकर यहाँ से निकल जाती। लेकिन अब वह बुरी तरह से फंस चुकी है। वहीं उसके रुकते ही नीरव और आदित्य भी वहां पहुंच जाते हैं जो कि उनके पीछे ही आ रहे थे। इस वक्त उनके होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी और वह मन ही मन राणा सूर्य प्रताप की तारीफ कर रहे थे। अगर वह इस तरह से जंप नहीं करता तो ये लोग उनके हाथों से निकल जाते। वहीं आदित्य तुरंत ही आगे बढ़कर सुदर्शन को एक झटके में उसके हाथों से खींचकर अपनी ओर कर लेता है और बोलता है कि यानी सारी मेहनत हम करें और हलवा पूरी तुम खाओ। उसकी बातों को सुनकर वह तीनों लड़कियां उसकी ओर ऐसे देखने लगती हैं जैसे मानो अपने सामने किसी बेवकूफ को देख रही हो। वहीं अभी तक राणा सूर्य प्रताप की नजरें तेजू पर नहीं पड़ी थी, जिस वजह से वह उसे नहीं पहचान पाया था। तेजू इस समय सुदर्शन के ऐसे अचानक से खींचे जाने पर आदित्य की तरफ मुंह करके खड़ी थी, जिस वजह से राणा सूर्य प्रताप उसके पीछे की ओर से ही देख पा रहा था, जिससे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि सामने खड़े शख्स लड़के हैं कि लड़की हैं। इस वक्त उन लोगों ने अपनी हुडी पहन रखी थी, जिस वजह से उनका चेहरा भी ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था। वहीं तेजस्विनी अपनी गुस्से भरी नजरों से आदित्य की ओर देखती है। वहीं उसकी आंखों को देखकर एक पल के लिए तो आदित्य को डर लग जाता है, क्योंकि बिल्कुल इसी तरह उसका दोस्त सूर्य प्रताप भी उसे ऐसे ही देखता है, जैसे मानो बस अभी ही उसे जलाकर भस्म कर देगा। और इस व्यक्ति की नजरें भी बिल्कुल उसी तरह ही थी, जिस वजह से देखकर उसे एक पल के लिए अपने शरीर में डर की एक लहर सी महसूस होती है। लेकिन दूसरे ही क्षण वह उसे इग्नोर कर देता है क्योंकि इस वक्त उसका दोस्त उसके साथ था तो उसे डरने की कोई जरूरत नहीं। वह तो खुद ही एक यमराज है जो दूसरे के लिए मौत के समान है। तो फिर उसे मौत देने वाला कौन होगा? वहीं तभी तेजस्विनी अपने खतरनाक आवाज में बोलती है, कौन हो तुम लोग? और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस तरह से मेरे शिकार को छीनने की? क्या तुम्हें थोड़ा भी मैनर नहीं पता है? क्या तुम्हें नहीं पता है कि इस तरह से अगर तुम मेरी चीज मुझसे छीनने की कोशिश करोगे तो तुम्हें मेरी दुश्मनी का सामना करना पड़ेगा। उसकी बातों को सुनकर वह दोनों नीरव और आदित्य जोर जोर से हंसने लगते हैं और बोलते हैं, क्या कहा तुमने? देखने में तुम मुझे कोई छोटे बच्चे लगते हो और तुम्हारी आवाज इसे सुनकर तो मुझे पूरा अंदाजा हो गया है कि तुम कोई छोटे बच्चे हो। तो छोटे बच्चे ध्यान से सुनो, ये तुम्हारे खेलने की चीज नहीं है, यह कोई खिलौना नहीं है, यह एक बहुत बड़ा और खतरनाक माफिया है।
इससे दूर रहो। तुम्हें नहीं पता है कि यह कितना ज्यादा खतरनाक है। अगर इसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया तो तुम सोच नहीं सकते हो कि तुम्हारी हालत क्या होगी। वहीं उसकी बातों को सुनकर यामिनी, जिसने वॉइस चेंजर लगा रखा था, वह भी उसी आवाज में बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है ये कितना खतरनाक होगा जो हमारे साथ बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह चला जा रहा है। क्या तुम्हें देखकर लग रहा है कि हमने इसे कहीं मारा या चोट पहुंचाया है या फिर इसके साथ कोई जोर जबरदस्ती हुई है? ये देखो छोटा बच्चा कितना मासूम है, कितने आराम से हमारे साथ जा रहा था, लेकिन तुम बेवकूफ लोग बीच में आ गए। उसकी बातों को सुनकर नीरू बोलता है, ओए तुमने बेवकूफ किसे कहा? और वैसे भी तुम्हारी जानकारी के लिए बता दें, जिसे तुम अपना माल समझ कर ले जा रहे हो वह कोई तुम्हारा माल नहीं है। इसे पकड़ने के पीछे हमने कितनी ज्यादा मेहनत की है और तुम लोग बस आए और यूं ही इसे उठाकर ले जा रहे हो, तो ये तुम्हारा माल हो गया है। तुम्हें नहीं पता है कि इसके पीछे हमने कितना ज्यादा पापड़ बेला है और क्या क्या किया है, तब जाकर यहाँ तक पहुँचे हैं। और तुम छोटे बच्चे, तुम्हें लगता है कि तुम इसे हमारे हाथों से बचा कर ले जाओगे? वैसे मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम इसका क्या करोगे। क्या ये तुम्हारे कोई रिश्तेदार हैं? उसकी बातों को सुनकर तामसी, जो अभी तक चुपचाप खड़ी थी, उसका खून ही खोल जाता है। ये घटिया इंसान उसका रिश्तेदार कैसे हो सकता है? अगर यह इसका रिश्तेदार होता तो वह पहले ही उसका खून कर चुकी होती। लेकिन अफसोस कि यह उसका रिश्तेदार नहीं है, यह उसका दुश्मन है। वह गुस्से में बोलती है कि बेवकूफ इंसान, ये तेरा रिश्तेदार होगा, कहीं ये तेरा चाचा तो नहीं है? मुझे तो यही लग रहा है जो तू मुंह उठाकर उसके पीछे पीछे पहुंचाया। वहीं उसकी बातों को सुनकर आदित्य भी गुस्से में बोलता है कि तूने क्या बोला? यह घटिया इंसान हमारा चाचा होगा? अरे इसे अपना चाचा बनाने से अच्छा है कि मैं किसी सुअर या कुत्ते को अपना चाचा बना लूं। वह भी इससे ज्यादा वफादार होगा। ये तो उस लायक भी नहीं है। उसकी बातों को सुनकर राणा सूर्य प्रताप जोर से चिल्लाता है और बोलता है, चुप, एकदम चुप। मुझे बिल्कुल भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है कि तुम लोग यहाँ बच्चों के साथ मिलकर बच्चे बने हुए हो। चुपचाप पकड़ो और इसे ले चलो। वही सुदर्शन, जो अपनी आंखें फाड़े सारा नजारा देख रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले, इसलिए वह खामोशी से बस उनकी बातें ही सुन रहा था। वही उसे लगता है कि यह टीम अब उसे ले जाएगी। ये सोचकर उसे बेचैनी होने लगती है, क्योंकि इन लोगों के पास उसके बीवी और बच्चे हैं। अगर यह उसे ले गए तो ये जालिम लड़की उसके बीवी और बच्चों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। अगर कोई दूसरा टाइम होता तो वह खुशी खुशी इन लोगों के साथ भाग जाता। वह कभी भी इस जालिम लड़की के हाथों मरना नहीं चाहता। लेकिन ये टाइम उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरा था। जहां एक और उसके बीवी बच्चे थे, वहां दूसरी ओर यह खतरनाक लड़की। वह तुरंत ही बोलता है कि नहीं नहीं, मैं आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगा, मैं इन्हीं के साथ जाऊंगा। उसे इस तरह से बोलता देखकर वह तीनों लोग आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगते हैं। क्या ये पागल है? ये लोग उसे किडनैप करके ले जा रहे हैं और यह पागल उसे बोल रहा है कि यह उनके साथ जाएगा। वही सुदर्शन की बातों को सुनकर आदित्य बोलता है कि सच में तू सुदर्शन है ही नहीं? सही सही मुझे बता। इतना बोलकर वह उसके सर पर बंदूक लगा देता है। वही उसकी बातों को सुनकर और उसके इस तरह से उसके कनपटी पर बंदूक लगाने से भी सुदर्शन बिल्कुल नहीं डरता है, क्योंकि यह बंदूक तो उसके खेलने की चीज थी। भला उसे डर क्यों लगे? डर तो उसे बस उस बात से लग रहा था कि उसके बीवी बच्चों का क्या होगा। वह बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे इनसे डर नहीं लग रहा है और मैं इनके साथ ही जाना चाहता हूँ। प्लीज देखो, मुझे छोड़ दो। और तुम लोग कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। अब मेरा तुम लोगों से कौन सी दुश्मनी है? मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा है। मैं ऐसे ही बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। और तुम्हें क्या लगता है, तुम लोग मुझे ले जाकर मारोगे ही ना?
मेरी जान लोगे तो उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। ये लोग भी ले जाकर मुझे मारने वाले ही हैं। हो सकता है यह मुझे बहुत ही बुरी मौत मारे, इतना तड़पा तड़पा कर कि मेरी रूह भी कांप जाए, लेकिन फिर भी तुम मुझे इन्हीं के साथ जाने दो। उसकी बातों को सुनकर अब चौंकने की बारी इन तीनों की थी। ये तीनों तो बिल्कुल ही आश्चर्य में अपना मुंह खोले उस पागल इंसान को देख रहे थे जो अपने मरने के लिए जाने को गिड़गिड़ा रहा था। वहीं आदित्य बोलता है, हद है यार, मतलब तुझे अच्छे से पता है कि यह लोग तुझे ले जाकर तड़पातड़ा कर मारेंगे, फिर भी तू इनके साथ जाने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। ऐसा कौन सा डोज इन लोगों ने तुझे पिला दिया है, जरा मुझे चेक करने दे। इतना बोलकर वह उसके गालों को जोर से अपने हाथों से दबाकर उसका मुंह खोल देता है और उसके मुंह के अंदर झांक कर देखने लगता है। वहीं उसे ऐसा करता देखकर सुदर्शन गुस्से में अपनी आंखें बंद कर लेता है। आज वह एक मजाक बनकर रह गया था। कहाँ वह अमेरिका का इतना बड़ा माफिया डॉन था और कहाँ यहाँ के बच्चे उसके साथ ऐसे खेल रहे थे जैसे मानो वह उसका कोई पपेट हो। ये सब सोचकर उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। काश वह इस डील के लिए तैयार ना हुआ होता और काश वह इंडिया ना आया होता, तो आज वह इतना बड़ा मजाक ना बना होता। वहीं आदित्य जब उसे अच्छे से देख लेता है तो बोलता है, अरे यार मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तू ही बता दे कि ऐसा इन लोगों ने तुझे क्या खिलाया है। अगर ऐसी कोई चीज है तो मैं जरूर इनसे सौदेबाजी करना चाहूंगा और उस चीज को किसी भी कीमत पर खरीदना चाहूंगा जिससे मैं अपने दुश्मनों को आराम से अपने वश में करके इसी तरह आराम से ले जा सकूं, क्योंकि जब भी हम अपने दुश्मनों को पकड़ने जाते हैं तो हमें बहुत ही ज्यादा मारपीट करनी पड़ती है, जिसकी वजह से मेरे हैंडसम से चेहरे में बहुत ज्यादा चोट लग जाती है और मेरा चेहरा खराब हो जाता है। आज के बाद मुझे इस चीज की टेंशन नहीं रहेगी, वरना लड़ते वक्त भी मुझे सबसे ज्यादा टेंशन अपने चेहरे को बचाने की रहती है। तू जल्दी बता। इतना बोलकर वह उसके सामने ऐसे खड़ा हो जाता है मानो वह उससे कोई कीमती चीज मांग रहा हो। वहीं उसकी बात को सुनकर सुदर्शन उसे ऐसे देखता है जैसे मानो कोई पागल को देख रहा हो। भला ऐसी भी चीज क्या होगी जिसे खिलाकर वह उसे ले जा सकते हैं। बस एक ही चीज थी, वो भी अपनों के मौत का डर, जिस वजह से वह उसके साथ ऐसे जा रहा था। वहीं उसके कुछ न बोलने पर आदित्य को गुस्सा आ जाता है। वह गुस्से में बोलता है, अबे अपना मुंह खोलने के लिए भी तुझे कुछ चाहिए क्या? जल्दी से अपना मुंह खोल, पागल की तरह ऐसे मुंह बंद करके क्यों बैठा है? उसकी बातों को सुनकर सुदर्शन बोलता है कि कुछ नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है और प्लीज तुम मुझे जाने दो। इतना बोलकर वह उन लड़कियों की ओर जाने लगता है, लेकिन दूसरे ही क्षण आदित्य उसे तेजी से पकड़ लेता है और बोलता है, बच्चा कहाँ बचकर भाग रहा है? तुझे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता हूँ? अगर तुझे मैंने इतनी आसानी से जाने दिया तो फिर हम क्या यहाँ झटक मारने आए हैं? उसकी बातों को सुनकर तेजस्वी बोलती है कि अपना बकवास बंद करो और तुम्हें क्या चाहिए वो बोलो, इसके बदले में तुम्हें जो डील करनी हो मुझसे कर सकते हो, पर मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकती हूँ। उसकी बातों को सुनकर आदित्य हंसते हुए बोलता है कि तुम हमें क्या दे सकते हो? छोटे बच्चे, हमारे रास्ते से हट जाओ, बस इतना ही मुझे कहना है, वरना मुझे मत बोलना कि अंकल ने तुम्हें बहुत मारा है। उसकी बातों को सुनकर उन तीनों लड़कियों के चेहरे पर खतरनाक स्माइल आ जाती है। वहीं वह तीनों लड़कियां बोलती हैं कि अंकल आप हट जाइए, वरना सच में हम आपको बहुत मारेंगे। उनके इस तरह सुर और ताल में बोलने की वजह से आदित्य चौंक कर उसकी ओर देखने लगता है और उसे समझ में नहीं आता कि वह क्या बोले, वह तो बिल्कुल स्पीचलेस हो जाता है। हद है यार, इन लोगों ने उसकी ही बातों को उस पर रिपीट कर दिया था। वही राणा सूर्य प्रताप जो अभी तक खड़ा ये तमाशा देख रहा था, वह आगे बढ़कर तुरंत ही सुदर्शन का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ ले जाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे ही वह अपना कदम बढ़ाता है, तेजस्वनी जो खड़ी होकर यह सारा नजारा देख रही थी, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इतनी मेहनत करके उसने इसे पकड़ा,
इतनी मेहनत करके उसने इसे बस में किया। उसके लिए उसे क्या क्या पापड़ बेलने पड़े थे और अब यह आकर उसके हाथों से उसे लेकर जा रहा है। वो ऐसा कैसे होने दे सकती थी? वह तुरंत ही उस पर अटैक कर देती है। वही जैसे ही वह उस पर अटैक करती है, यानी एक जोरदार किक उसे मारती है, राणा सूर्य प्रताप, वह तुरंत ही 4 कदम लड़खड़ा कर नीचे की ओर गिरने लगता है। वह तुरंत ही रेलिंग को पकड़कर खुद को बचाता है। इस समय वह आश्चर्य से अपने सामने खड़े उस छोटे बच्चे को देख रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि इस छोटे लड़के के अंदर इतना ज्यादा ताकत होगा, क्योंकि इस वक्त जहां उसने किक मारी थी उसके सीने में उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वह आश्चर्य से उस लड़के की ओर देख रहा था। दूसरे ही पल उसके होठों पर एक खतरनाक स्माइल आ जाती है और वह तुरंत ही तेजी से आगे बढ़ता है और उस पर अटैक कर देता है। वही जैसे ही तेजस्विनी देखती है कि वह उस पर अटैक करने वाला है, वह तुरंत ही अपनी पोजीशन संभाल लेती है और जैसे ही वह उस पर अटैक करता है तो वह तुरंत ही साइड हट जाती है, जिसकी वजह से उसका वार खाली चला जाता है और वह लड़खड़ा जाता है। इस वक्त वह लोग सीढ़ियों पर खड़े थे, जिस वजह से उन्हें लड़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली थी। दूसरे ही क्षण तेजस्विनी तेजी से नीचे कूद जाती है, क्योंकि इस वक्त वह तीसरे फ्लोर के आधी सीढ़ियों पर खड़े थे। उसे पता था कि अगर वह सीढ़ी पर रहेगी तो हो सकता है कि वह उसे आराम से हरा सकता है, लेकिन अगर वह नीचे फ्लोर पर रही तो उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। वह उसे इतनी आसानी से नहीं हरा सकता है। वही जैसे ही वह नीचे जाती है, राणा सूर्य प्रताप भी तुरंत ही जंप कर नीचे फ्लोर पर आ जाता है और अब वह दोनों एक दूसरे पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वही उन्हें इस तरह से अटैक करता देखकर यामिनी और तामसी उन दोनों लड़कों पर अटैक करना शुरू कर देती हैं। अब जब उनका गुरु आगे है तो वह क्यों पीछे हटेंगी, और वैसे भी वह इंतजार नहीं कर सकती थी कि वह लोग उस पर अटैक करें। ऐसा होता तो उनकी ईगो पर बात आ जाती, इसलिए उनके अटैक करने से पहले ही वो दोनों लड़कियां शुरू हो जाती हैं। वही उन्हें इस तरह खतरनाक तरीके से अटैक करता देखकर आदित्य और नीरव तो मुंह फाड़े खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। आदित्य चिल्लाते हुए बोलता है, अरे पागल बच्चे, पहले बात कर ले। बात करने से अगर सुलह हो सकती है तो इस तरह मारने पीटने की क्या जरूरत है? और हाँ, अगर मारना तो ध्यान से मेरे चेहरे पर मत मारना। मेरा फेस बहुत ही ज्यादा कीमती है। तुझे नहीं पता है इस फेस पर लाखों लड़कियां मरती हैं, पर तू एक लड़का है ना, तो तुझे कैसे पता चलेगा? इतना बोलकर अब वह भी उस पर अटैक करने लगता है। अब वह लोग भी धीरे धीरे कर नीचे उतरने लगते हैं, लेकिन इन सबके बीच यामिनी सुदर्शन को अपने साथ धक्का देते हुए ले जाना नहीं भूलती है, क्योंकि अगर वह लोग लड़ने लगे तो वह भाग जाएगा। वही अमनी उसे आंख दिखाकर बोलती है कि भागने की कोशिश बिल्कुल मत करना, वरना तेरे परिवार वालों को हम लोग ऐसी जगह बेचेंगे कि तेरी रूह कांप जाएगी। उसकी धमकी को सुनकर सुदर्शन तो हिलने की भी हिम्मत नहीं करता है। भागने की तो बात दूर थी, अब उसे धमकी देने के बाद यामिनी को जाकर तसल्ली मिलती है कि वह अब नहीं भागेगा। फिर वह नीरव से लड़ने लगती है। अब वह लोग लड़ते लड़ते नीचे आ जाते हैं। इस वक्त वह लोग एक दूसरे पर बिल्कुल खूंखार शेर की तरह कूद रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे कोई जंगली शेर एक दूसरे पर अटैक कर रहा हो। उनका अटैक इतना पावरफुल और फास्ट होता था कि सामने वाला खुद को ठीक से बचा भी नहीं पा रहा था। वही राणा सूर्य प्रताप अपने सामने लड़ रहे उस बच्चे को देखकर अजीब सी बेचैनी में था। उसका दिल इस समय जोरों से धड़क रहा था। उसे बार बार लग रहा था कि हो ना हो, ये फाइटिंग स्किल बिल्कुल उस लड़की से मिलती जुलती लग रही थी जो उसे उस दिन होटल में मिली थी। क्या ये वही हो सकती है? लेकिन इसकी आवाज तो लड़कों की तरह है। लेकिन तभी वह अपने सोच को झटकता है और बोलता है कि हो सकता है कि यहाँ के लोगों ने ऐसी फाइटिंग स्किल सीख रखी हो।
लेकिन दूसरे ही क्षण वह फिर से सोचता है कि कहीं ये लोग उसके ही आदमी तो नहीं है जिसने उसने खुद ट्रेनिंग दी हो, क्योंकि इनके लड़ने का तरीका बिल्कुल वही है। राणा सूर्य प्रताप की नजरें अपने दोस्तों पर भी थी जो उन लोगों से मार खा रहे थे और उन पर अटैक भी कर रहे थे। वहीं आदित्य जो बार बार अपने चेहरे को बचाने के चक्कर में बागी शरीर पर लात कूचे खा रहा था। वह बोलता है, अरे यार, तो क्या कोई जंगली खुला सांड है जो बार बार मेरे चेहरे पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है? मैं ही बेवकूफ था जो तुम्हें अपनी कमजोरी बता दी। इस तरह तो तुम मेरी कमजोरी को पकड़कर तुम मुझसे आराम से जीत जाओगे, लेकिन अब और नहीं। अब मेरा चेहरा खराब होता है तो खराब होने दे, लेकिन तेरे चेहरे को भी मैं मार मार के फोड़ ना दिया तो मेरा नाम भी आदित्य नहीं है। इतना बोलकर अब वह पूरी ताकत के साथ उसके फेस पर भी अटैक करना शुरू कर देता है। वही तामसी जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और खूंखार थी, जब देखती है कि वह उसके फेस को बिगाड़ना चाहता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसे भी अपने फेस से बहुत ज्यादा प्यार था। उसकी खूबसूरती ऐसे ही नहीं थी, वह कितने को लुभाने के काम देती थी जिससे उसका काम बहुत ही आसान हो जाता था, और यह घटिया इंसान उसकी खूबसूरती बर्बाद करने वाला है। ये सोचते ही उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह उसे अब बार बार किक करना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ वहाँ और कहीं नहीं, बल्कि उसके चेहरे पर, जिसे देखकर आदित्य को भी गुस्सा आने लगता है। पागल इंसान, मेरे चेहरे पर लात मार रहा है, रुक, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। इतना कहकर अब वह भी उसी तरह किक करना शुरू कर देता है। उन दोनों की लड़ाई तो एकदम ही अजब गजब हो चुकी थी। वही तेजस्विनी जो कि उससे फाइट कर रही थी, उसे भी अंदाजा लग चुका था कि वह जिस इंसान से फाइट कर रही है, लगता है उसने इससे पहले फाइट किया है, क्योंकि जिस तरह से वह उसके अटैक को टॉस कर रहा था, ऐसा तो उस दिन उस होटल में उस व्यक्ति ने किया था। तो क्या ये वही हो सकता है? उसके साइज और उसके पर्सनैलिटी को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। क्या ये वही हो सकता है? इतना सोचकर अब उसे गुस्सा आने लगता है। आए दिन वह उसके काम में टांग क्यों बढ़ाता है? घटिया इंसान कहीं का, ये सोचकर अब उसे और ज्यादा गुस्सा आता है और वह पूरी ताकत से उस पर अटैक करने लगती है। वही राणा सूर्य प्रताप जो इतना ज्यादा ताकतवर था, लेकिन अपने सामने उस शख्स से बराबर का टक्कर पाकर उसे और भी ज्यादा इंटरेस्ट हो रहा था उस शख्स को जानने की। इसलिए अब वह किसी भी कीमत पर उसका चेहरा देखना चाह रहा था। उसे लगभग अंदाजा हो चुका था कि यह वही लड़की है जो इस समय लड़के के गेटअप में यहाँ खड़ी है, इसलिए वह किसी भी तरीके से उसका चेहरा देखना चाहता था, जिस वजह से अब उस पर उसके चेहरा देखने का भूत सवार हो चुका था। तो वह अपनी पूरी ताकत लगाकर उससे लड़ने लगता है। वही तेजस्विनी, वह भी कम नहीं थी, उसने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। वो ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। उनकी लड़ाई इतनी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी, जिसे देखकर सुदर्शन जो अभी तक अपनी जगह पर ही खड़ा था, उसकी आंखें ही बाहर निकलने को तैयार थी। इतने खतरनाक लोग उसे पकड़ने के लिए आए हैं, ये सोचकर ही उसका शरीर कांप रहा था। अगर वह आपस में इतना ज्यादा लड़ रहे हैं तो जब वह दुश्मनों को मारेंगे तो किस तरह से मारेंगे? क्या उसके शरीर में एक भी हड्डी बचने वाली है? इस समय तो उसे अपने सामने उन दो लोगों के रूप में दो राक्षसी दिखाई दे रहे थे जो उसे हासिल करने के लिए एक दूसरे के जान के पीछे पड़े थे। लेकिन तभी उसके दिमाग में आता है, क्या हो अगर ये लोग आपस में ही लड़कर मर जाए, और अगर ये लोग आपस में ही लड़कर मर गए तो उसके बीवी बच्चों का क्या होगा? जाहिर सी बात है वह उसे किसी भी तरीके से खोज लेगा और उसके बीवी बच्चे भी उसके हाथों से बच जाएंगे। अब वह भगवान से प्रे करने लगता है कि भगवान ये दोनों आपस में ही लड़ लड़ कर मर जाएं। अब इस बेवकूफ को कोई बताए यार, इतना जुर्म करके और इतना ज्यादा पाप करके अगर तू भगवान से प्रार्थना करेगा तो कभी तेरी विनती भगवान सुनेंगे? अरे भगवान इतने ज्यादा अच्छे भी नहीं होते हैं कि वह सभी की गलतियों को माफ कर दे।
वो तो सभी की गलतियों का पूरा पूरा डाटा अपने पास रखते हैं और फिर उन्हें उसी तरह से एक एक कर सजा भी देते हैं। तो तेरा इस तरह से हाथ जोड़ना तो बेकार है। इसलिए अब बस तू अपनी आंखों को खोलकर उनकी लड़ाई को देख। वही राणा सूर्य प्रताप, जो अपने सामने लड़ रहे उस शख्स से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुके थे। एक पल के लिए उनके मन में ख्याल आता है कि क्यों ना वह इस शख्स को अपनी टीम में शामिल कर ले, फिर उसे हराने वाला कोई नहीं रह जाएगा। लेकिन पहले पता तो चले कि यह कौन है। वही अचानक से लड़ते हुए वह उसके हाथों को पकड़ लेते हैं। जैसे ही वह उसके हाथों को पकड़ते हैं तो तेजस्वी का सॉफ्ट और मुलायम हाथ को छूकर उनके दिल में अजीब सी हलचल मचने लगती है और अचानक ही उनके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। यह एहसास बिल्कुल वैसा ही था जैसे उस दिन होटल में उस लड़की को टच करने से हुआ था। वैसे भी वह लड़कियों से बहुत दूर रहते थे। अब इसका कारण क्या था, वो तो आपको आगे स्टोरी में ही पता चलेगा। पर यह स्पर्श उन्हें बहुत ही पहचाना सा लग रहा था, जो उनके दिल में खलबली सा मचा रहा था, जिस वजह से उनका ध्यान भटक जाता है। इसका फायदा उठाकर तेजस्विनी उन पर बहुत ही जोरदार अटैक करती है और दूसरे ही क्षण राणा सूर्य प्रताप सीधा जाकर जमीन पर गिरते हैं। ये देखकर एक पल के लिए आदित्य और नीरव की तो आंखें ही बड़ी हो जाती है और वह अपनी आंखें फाड़े कभी राणा सूर्य प्रताप को देखते तो कभी सामने खड़े उस छोटे शख्स को देखते। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि उसके दोस्त को इस तरह जमीन पर गिराने वाला शख्स सामने खड़ा एक छोटा सा बच्चा होगा। क्या वह इतना ज्यादा ताकतवर है? तभी उनके मुंह पर एक एक पंचाकर लगता है, जिससे वह अपने होश में वापस आते हैं और अपने जबड़े को पकड़कर जोर से चिल्लाते हैं, पागल इंसान, मुंह पर क्यों मारा? इस वक्त उन दोनों के मुंह से यही आवाज निकली थी, जिसे सुनकर वह दोनों लड़कियां मुस्कुराने लगती है और बोलती है, इसलिए मारा कि तू अपना ये गटर जैसा मुंह ना खोल सके। उसकी बातों को सुनकर उन दोनों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी वह बोलता है कि अभी 2 मिनट रुको, पहले मैं अपने दोस्त को देख लूं, क्योंकि इस समय उनकी जो सिचुएशन है वह देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं। वही उसकी ऐसी बातों को सुनकर तामसी को गुस्सा आ जाता है। वह बोलती है कि क्या हम कोई खेल खेल रहे हैं जिसमें तुम हाफ टाइम मांग रहे हो? बेवकूफ इंसान, या लड़ाई है और इसमें टाइम से नहीं होता है। या तो अटैक करो या तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसकी बातों को सुनकर वह झलाते हुए बोलता है, अरे थोड़ी देर के लिए रुक नहीं सकते हो क्या? समझ नहीं आ रहा है इस समय मैं क्या देख रहा हूँ? वही उसकी नजरों को देखकर अब तामसी भी उस ओर देखते हैं जहां राणा सूर्य प्रताप जमीन पर बैठा हुआ था। वह इस समय जमीन पर उठकर बैठ चुका था लेकिन खड़ा नहीं हुआ था। वह आश्चर्य से अपने सामने खड़े उस शख्स को देख रहा था जिसने उसे इतनी ज्यादा फोर्स से मारा था कि वह सीधा जमीन पर गिर गया था। अगर वह अपना ध्यान ना भटकाता तो उसके साथ यह हादसा नहीं होता। यह उसके लिए बहुत ही शर्मसार कर देने वाला हादसा था, जहां उसके दोनों दोस्त अब उसे पूरी जिंदगी इस बात के लिए ताने मारेंगे। उसे इस वक्त सामने खड़े उस लड़के पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह तुरंत ही बड़े ही एक्शन के साथ जंप करते हुए उठता है और फिर से वह उस लड़के पर अटैक करना शुरू कर देता है। वही उसे अटैक करता हुआ देखकर तेजस्विनी फिर से अपनी पोजीशन संभाल लेती है और उसे अपने उंगलियों के इशारे से अपने पास बुलाती है। उसका इशारा समझकर वह जान जाता है कि यह लड़ने को अब फिर से तैयार हो गया है। इस वक्त उसे उस पर इतना गुस्सा आ रहा था कि यार उसका जो अभी तक दिल विल धड़क रहा था वह सब बंद हो चुका था। अब तो उसका दिल बस गुस्से में धड़क रहा था। आखिर में राणा सूर्य प्रताप, जो अपने शान रुतबे और अपने नाम के लिए फेमस था, आज वह इस तरह से जमीन पर गिर चुका था जो उसके लिए बहुत ही ज्यादा शर्मसार कर देने वाली बात थी। वह पूरी ताकत से अब उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। अब वह पहले से भी काफी फुर्ती के साथ अटैक कर रहा था, जिस वजह से अब तेजस्विनी को बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा था।
लेकिन फिर भी वह उससे पीछे तो रहने वाली नहीं थी, क्योंकि उसने इतनी हार्ड ट्रेनिंग कर रखी थी कि उसे हरा पाना बहुत ही मुश्किल था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या राणा सूर्य प्रताप वह जान पाएगा कि उसके सामने लड़ रहा शख्स एक लड़का ना होकर लड़की है, और यह उसकी वही जंगली शेरनी है जिसे वह पागलों की तरह ढूंढ रहा है? और क्या जब उसे यह पता चलेगा तो वह उसे यहाँ से सुदर्शन को ले जाने देगा? और वहीं आदित्य और मीरव को जब पता चलेगा कि उनसे लड़ रहे लोग वही लड़कियां हैं जिसने उन्हें पहले ही मार मार के असमर कर दिया था, तो फिर उनका तो चेहरा ही देखते बनेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। और जितने भी दोस्त मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे जब भी मैं अपना वीडियो का नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके और आप स्टोरी के आगे का भाग सुन सके। कि जैसा कि आप लोगों को अब तक तो पता ही चल चुका होगा कि नया साल आने यानी 2026 के लगते ही YouTube से बहुत सारे स्टोरी के चैनल डिलीट हो चुके हैं, क्योंकि हम जो कंटेंट बनाते हैं उसमें AI वॉइस होती है और हम एक ही पिक्चर को लगाकर पूरी स्टोरी को कंप्लीट करते हैं, यानी पूरी वीडियो को देते हैं, जिस वजह से हमारी वीडियो लो वीडियो के कैटेगरी में आती है और YouTube के नए नियम के अनुसार ऐसे चैनल को चेकिंग पर लगा दिया गया है, जिस वजह से बहुत से चैनल पर वीडियो नहीं अपलोड हो पा रहा है। इस सब प्रॉब्लम को देखते हुए अब हम स्टोरी में लगे पिक्चर को बस थोड़ा सा ही भाग उसमें रख सकते हैं, बाकी के भाग हमें किसी भी तरह के वीडियो को अपलोड करना होगा। बस वह वीडियो चलचित्र यानी चलती फिरती हो और डेली अलग अलग हो। हम एक ही वीडियो को अब डेली नहीं अपलोड कर सकते हैं, इस वजह से अब हमें और भी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है वीडियो अपलोड करने में। पिक्चर लगाने से यह बहुत ही कम डाटा लेता था और वीडियो जल्दी से YouTube पर अपलोड हो जाती थी, लेकिन अब वीडियो यानी 2 से 3 घंटे तक जितनी लंबी स्टोरी होगी उतना लंबा वीडियो चलने की वजह से इसकी प्रोसेसिंग भी ज़्यादा लंबी होगी, और जिस वजह से अब इसे अपलोड करने में और भी अधिक वक्त लगेगा। तो हो सकता है आप लोगों को स्टोरी काफ़ी लेट मिले, लेकिन फिर भी मैं डेली स्टोरी अपलोड करने की कोशिश करूंगी, जिससे आप लोग स्टोरी को कंटिन्यू कर सके। और फिलहाल यूट्यूब नए नए नियम लागू कर रहा है, जिस वजह से पता नहीं ये चैनल भी कब चेकिंग पर जाए इसका कोई अंदाजा नहीं है, जिस वजह से मैंने फेसबुक पर अपना एक पेज बनाया है SS एक्सप्लेनर नाम से। आप लोग वहां जाकर उसे फॉलो कर लीजिएगा, जिससे मैं अगर यह चैनल चेकिंग पर लग गया या डिमोनेटाइज हो गया तो आप लोगों को वहां मेरी स्टोरी मिल जाएगी, जिससे आप लोग आधे अधूरे में स्टोरी को छोड़ना नहीं पड़ेगा और आप पूरी स्टोरी का आनंद उठा सकेंगे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि फेसबुक पेज पर आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिए, जिससे आगे की स्टोरी आप लोगों को मिल सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वैसे भी इस वक्त YouTube पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, जिस वजह से बहुत सारे चैनल डिलीट हो रहे हैं। फिलहाल मैंने कभी किसी की स्टोरी नहीं ली है, इस वजह से मुझे मेरे चैनल के डिलीट होने का कोई रिस्क नहीं है, लेकिन फिर भी चेकिंग पर लगने की वजह से हो सकता है इसका मोनेटाइजेशन बंद हो जाए और मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाए। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को स्टोरी देने की पूरी कोशिश करूंगी, जिससे आप लोगों के मनोरंजन में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। बस आप लोगों को मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आप लोगों को मेरा चैनल ढूंढने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और जब भी मैं स्टोरी अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि फेसबुक पर मुझे फॉलो कर लीजिए और मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को धन्यवाद।